बॉक्स में एक ही एलिमेंट होता है, हर एलिमेंट को एक सेपरेट स्पेस, जैसे आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है ऐसे हर एलिमेंट की अपनी आइडेंटिटी है। इनके बीच में हो जाती है लड़ाइयां शुरू, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शुरू। जब p 3p आ गया, 3p 3d के क्लोज है तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो इसको है कि जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए मैं खुश हो जाऊं, इसको है एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए मैं खुश हो जाऊं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है, बीच में तो शील्डिंग हो गई, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना कितना ईजी हो गया। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमनदीप, योर वेदांतु केमिस्ट्री टीचर, एंड स्वागत है आप सबका हमारे सेशन में, जिसमें हम करने जा रहे हैं एक नई सीरीज की शुरुआत, जिसमें सारे चैप्टर्स जो भी आपके 11th-12th के सिलेबस में हैं उनके वन शॉट वीडियोस ही आएंगे। यस, मैंने देखा एंड ऑब्जर्व करा हम सब ने कि आप लोगों को जो लेक्चर्स दे रहे हैं, आप लोगों के मिड टर्म्स आ रहे हैं एंड आप लोगों को एक ही में टाइम में बैठकर सारा चैप्टर कवर करना है। तो हमने सोचा क्यों नहीं, जो पूछा जाए आपको दे देते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूंगी, इट इज़ टिपिकली एनसीईआरटी बेस्ड, एंड जो भी होगा सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी बेसिक एक्सरसाइज सारी हम करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। बट जेई मेंस के लिए या नीट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रोडक्ट टेबल चैप्टर तो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको पूछना चाहती हूँ कि प्रोडक्ट टेबल के सारे एलिमेंट्स किस किस को याद हैं, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। बट अभी का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है ये तो वन शॉट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, बट और भी बहुत सारी सीरीज आने जा रही हैं, जैसे कि फुल चैप्टर इन जस्ट 10 मिनट्स। तो उसको स्किप नहीं करना है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने मेंशन करा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड में भी दे दूंगी क्लास के, एंड उसका मुझे आपको बताना है, और आपको सारी जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहती है या आपको पीडीएफ्स चाहिए, सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, बट आज मैं पूछ रही थी कि हमें ये बताना है कि ये जो प्रोडक्ट टेबल है किसको पूरा पूरा याद है। जिसको नहीं याद, इसकी याद रखने की ट्रिक मैं बताऊंगी आज इस लेक्चर के एंड में, तो बने रहिए साथ में, ठीक है। अभी प्रोडक्ट टेबल सबको पता है कि चैप्टर है पूरा, थर्ड चैप्टर है 11th क्लास का। तो यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल बना कैसे, सबसे पहले ज़रूरत क्या थी जब 1800 के आसपास, पहले हम हिस्ट्री ही पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ज़रूरत क्यों थी प्रोडक्ट टेबल बनाने की, है ना। सबसे पहले मैं बता दूं 1800 में हमारे पास गिने चुने एलिमेंट्स, लाइक 32 एलिमेंट्स थे हमारे पास बस उस टाइम पे, है ना। फिर 1865 तक हमारे पास 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। अभी कितने हैं, अभी है हमारे पास 118। बट देखो 65 ईयर्स में ही 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। तो उन्होंने फील करा कि ऐसे तो एक एक एलिमेंट का अगर हम पूरा चैप्टर स्टडी करने लगे या पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज, फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सोचो आपका 10th क्लास में एक चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आपके सारे एलिमेंट्स के चैप्टर्स क्यों नहीं है। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, चलो हाइड्रोजन का भी है, आयरन एंड इट्स कंपाउंड्स, क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड, ऐसे चैप्टर क्यों नहीं आए। क्योंकि फिर तो बहुत ज़्यादा काम आ जाता, 118 चैप्टर पढ़ने पड़ते आपको 118 एलिमेंट्स के लिए। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे नहीं करते, हम एलिमेंट्स के कुछ देखते हैं, नेचर देखते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या कुछ पैटर्न बन रहा है, उसके बेसिस पे हम इनको एक टेबल बना देते हैं। तो वो टेबल बनाने का आइडिया एकदम से किसी के माइंड में नहीं आया, क्योंकि देखो जब सिर्फ 32 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे तब वो क्या ही टेबल बनाएंगे उसका। बट फिर भी उन्होंने शुरू करा इसको बनाने के लिए। तो ये कुछ लॉज हैं, डॉबिनियस लॉ, न्यूलैंड्स लॉ एंड मेंडलीव एंड मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, जो कि हमारा आज का प्रोडक्ट टेबल है जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। बट हिस्ट्री जानना ज़रूरी है कि कैसे ये मॉडल इंस्पायर हुआ। चाहे फर्स्ट पर्सन ने, डॉबिनियर नाम के साइंटिस्ट ने जब ये दिया 1829 में, तब उसके पास जो मॉडल था वो चाहे डिस्कार्ड ही हो गया, बट एटलीस्ट उसने आगे आने वाले जो भी साइंटिस्ट थे उनको एक इंस्पिरेशन तो दी कि हाँ ऐसे कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर एक कहानी की तरह होने वाला है, ठीक है। कहानी की तरह समझना है तो चीज़ें याद रखने में कुछ परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सोचो बचपन में जो सुनी हुई है ना कहानियाँ, वो अभी तक दिमाग में रहती हैं, है ना, क्योंकि वो एज अ स्टोरी सुनते हो। कुछ कुछ बच्चों को तो मूवीज़, हाँ मुझे भी, चलो मैं अपनी भी बात कर लूँ, जो बचपन में मूवीज़ देखी हुई है ना घर वालों के साथ बैठकर, वो सभी अभी तक याद हैं स्टोरीज, तो इसको स्टोरी की जैसे समझना है। सो डॉबिनियस लॉ ऑफ ट्रायड, ट्रायड का मतलब क्या होता है, तीन, है ना। दो का मतलब क्या होता है, ग्रुप। तो यहाँ पर ट्रायड्स की फॉर्म में उसने एलिमेंट्स को अरेंज करा। उसने क्या ऑब्जर्व करा, फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम पे सिर्फ उनको एटॉमिक मास का ही पता था। इस चीज़ का ख्याल रखना, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल से पहले जो भी साइंटिस्ट थे ना, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बेसिस पे भी हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। उनको सिर्फ एक चीज़ पता थी, एटॉमिक मास। तो जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उन्होंने उसी में काम करा। तो ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए आपका कि मेरे मार्क्स कम इसलिए आए क्योंकि मेरे पास वो वाली बुक नहीं थी। सोर्सेज जितने आपके पास है ना, आपके पास एनसीईआरटी है, मोर देन इनफ है वो, ठीक है। एंड साथ में मेरे लेक्चर्स देखते रहो। इसकी स्टेटमेंट से इसको रीड करके इसने देखो क्या करा कि जब एलिमेंट्स को आप अरेंज करते हो ना एटॉमिक मासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या होता है, उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्टेन होती हैं। जैसे कि इसने अरेंज करे कुछ एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। इसने क्या बोला, इनका 3 का ग्रुप बना दिया। सेम फॉर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। ऐसे इसने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए भी बनाया। उसका मेंशन नहीं है, लिख देती हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन तीनों का भी बनाया। तो इसने ऑब्जर्व क्या करा, 2 का मैं बता दूंगी, तीसरे का आपको खुद निकालना है, ठीक है। लिथियम का मास है 7, पोटाशियम का क्या है 39। उसने बोला अगर मैं इनको ऐड करके उनसे डिवाइड कर दूं, ऐड करके उसको डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास जो मिडल एलिमेंट है उसका मास आ रहा है। उसका मास निकल आया इसके पास 23। अच्छा लगा इसको। फिर इसने और का देखा, फिर इसने देखा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, इसका 137, 40 को ऐड करा, फिर से मिडल वन आ गया, मीन निकाल लिया इसने। सो ऑलमोस्ट सेम आ गया। सेम फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये तो बहुत ही अच्छा था, किसी बंदे ने पहली बार ऐसा ट्राई करा था। तो जब डॉबनियर जी ने ये वाला एक्सपेरिमेंट ये थेरेटिकल अपनी एक्सप्लेनेशन दी, तो लोगों में तो ऐसा होगा कि वाह वाह क्या बात बताई है इसने, इसी को हम बता देते हैं कि हाँ भी बहुत सही करा है। बट जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके हेटर्स भी होते हैं, है ना। अब मेरी क्लास के नीचे कितने सारे बच्चे आ जाएंगे, मैम आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे, आप ये नहीं कर रहे, है ना। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आती हैं। तो सेम इसके साथ हो गया। चलो मैं कंपेयर नहीं कर रही खुद को इससे, बट स्टिल अब जब इसने ये कर दिया, सेम क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के लिए करा, तो कुछ लोगों ने इसकी कमियां निकाली। देखो भी कमियां तो निकलेंगी, है ना। उस टाइम पे अराउंड 52 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे, तो डिस्कवर्ड थे इस टाइम पे। बट अब इसकी कुछ लिमिटेशंस आएंगी। अब ड्रॉबैक्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ दिस लॉ, कि इतने सारे एलिमेंट्स में से ये सिर्फ 3 ही ट्रायड्स बना पाया। 1 2 3, ये सिर्फ 3 ही ट्रायड्स बता पाया यहाँ पर, कि यहाँ पर इसके ऐसे आप अरिथमेटिक मीन्स निकाल सकते हो। बट व्हाट अबाउट द अदर एलिमेंट्स, उसके बारे में इसने कुछ बोला ही नहीं, कुछ करा ही नहीं उनके बारे में। ही कुड नॉट अरेंज ऑल द एलिमेंट्स, है ना। इसके बाद ही कुड ओनली आइडेंटिफाई ट्रायड्स। एंड एक और गलती कर दी इसने, उस टाइम पे फ्लोरीन भी डिस्कवर्ड था, बट इसने ट्रायड में हेलोजन्स को, ये हमें पता है कि ये हेलोजन्स हैं, उस टाइम पे नहीं पता था, तो इसने उनके साथ फ्लोरीन को रखा ही नहीं। फ्लोरीन बेचारा तो मेन है हेलोजन एटम्स का, है ना। तो इसको निकाल दिया उसने बीच में से। तो ये तो मुझे ये पर्सनली सबसे बड़ी ड्रॉबैक लगती है कि नहीं, जस्टिफाई होना चाहिए था फ्लोरीन के लिए भी। ये चीज़ें गलत हो गई हमारे पास। बट हाँ, एक इसका फन आइडिया था, बैठे बैठे इसके दिमाग में आया एंड इसने दे दिया और वो मान भी लिया। तो मैं सोचती हूँ आजकल ऐसी डिस्कवरीज क्यों नहीं हो रही, आजकल कोई ऐसी नई फन थ्योरी के साथ क्यों नहीं आ रहा। अभी प्रोडक्ट टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इतने एलिमेंट्स 65 ईयर्स में 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। अभी क्यों नहीं हो रहे, अभी क्यों 118 पर रुके हुए हैं, जब से मैं बच्ची थी, जब मैं पढ़ रही थी। तो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट वाज रिक्वायर्ड, है ना। आई वॉन्ट कि मेरे बच्चे जो मेरी क्लास में है एटलीस्ट वो कुछ करें, साइंटिस्ट बने या मुझे बताएं कि हाँ मैम ये थ्योरी है, नोबेल प्राइज़ लाएं। बट हाँ, अब इनके क्वेश्चंस जो आते हैं, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सीबीएसई पैटर्न या कोई भी स्टेट बोर्ड का बच्चा देख रहा है, ये 11th का सिलेबस तो सेम ही है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ड्रॉबनियस लॉ ऑफ ट्रायड्स, तो मैंने अभी बताई है प्रीवियस स्लाइड पे। हाँ, आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ, बट आपको पता होना चाहिए एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आपके आंसर जरूर चाहिए कि ड्रॉबनियस लॉ के क्या क्या लिमिटेशंस थी। बता दूं फिर से कि इसने सिर्फ 3 ही ट्रायड्स बनाए, बाकी एलिमेंट्स को ये क्लासीफाई नहीं कर पाया। दूसरी इसकी क्या लिमिटेशन थी, ये नहीं बता पाया कि कैसे फ्लोरीन डिफरेंट है, या उसको साइड में रख दिया है इसने। इसने बाकी एलिमेंट्स को कंसीडर ही नहीं करा। तो ये 3 है हमारे पास इसकी लिमिटेशंस, लिख देते हैं। ओनली 3 triads could not classify
ऑल द एलिमेंट्स जो प्रेजेंट थे उस टाइम पे, ऑल तो हम सबके बारे में बोल भी नहीं रहे, बट जितने प्रेजेंट थे उनको भी ये जस्टिफाई नहीं कर पाया। सेम विथ फ्लोरीन पोजीशन, ये नहीं बता पाया। तो ये तो इसने 1829 में दिया था, देखो कितना पुराना है ना। तो उस टाइम पे फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, ये आया बहुत सालों के बाद, ये आया 1865 में। हाँ, आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला ये कितनी सदी में क्या हुआ था, नहीं, ये हिस्ट्री का एग्जाम नहीं देने वाले, हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो उसी पे ध्यान देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मेरे टीचर ने भी बताया था तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था ये। तो यहाँ पर इसने भी क्या करा, उस टाइम पे फिर से एटॉमिक वेट्स ही अवेलेबल थे, तो इसने क्या करा, एलिमेंट्स को अरेंज करा। तो इसने कोई और पैटर्न ऑब्जर्व करा। इसने क्या पैटर्न ऑब्जर्व करा कि जो प्रॉपर्टीज़ है ना, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक का मतलब क्यों है यहाँ पर, पीरियोडिक वर्ड क्यों आया? आपके क्लास के लेक्चर्स होते हैं, आप बोलते हो कि हमारा 7th पीरियड चल रहा है, हमारा 1st पीरियड चल रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पीरियड, है ना। सो दिस पीरियड इज अ ड्यूरेशन, जिसके बाद कोई चीज़ रिपीट हो रही है। तो पीरियोडिक टेबल में ऐसी ही इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। तो इसने क्या बताया, इसने यहाँ पर एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करा, इसने ऐसे लाइन में लगा दिया। चलो यहाँ पर देखो, इसने एलिमेंट्स को जब लाइन में लगाया ऐसे करके, इसने देखा जो एवरी 8th एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच कर रही थी। फ्लोरीन की क्लोरीन के साथ प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। एवरी 8th एलिमेंट इज शोइंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ये किसके साथ मैच कर रहा था, सारे गामा पाधा नीसा, है ना। देखो इंडियन म्यूजिकल स्केल के अकॉर्डिंग ये जो नोट्स होती हैं इसके अकॉर्डिंगली इसने डिस्कवर करा, तो इसको म्यूजिकल नोट्स, इसलिए लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव मतलब 8वें नंबर पे जाके प्रॉपर्टीज क्या है, रिपीट हो रही हैं। तो जैसे हमारा म्यूजिकल नोट ये हमारे लिए ऐसे ही इंडियन है और वेस्टर्न है, ठीक है। बट हमारा फोकस क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 चीज़ों को याद रखने में। इसने क्लासिफिकेशन करी एलिमेंट्स की, इसने अरेंज करे टोटल 56 एलिमेंट्स, अरेंज करने की कोशिश करी, ओके। बट हाँ चलो, लिमिटेशंस की बात बाद में आती है, पहले अच्छी अच्छी बातें कर ले इसके बारे में। ऐसे जब पीटीएम होती है तो मम्मी पापा आते हैं और पेरेंट्स के सामने टीचर बैठा है, तो पहले टीचर अच्छी अच्छी बातें बताएगा कि हाँ इस बच्चे ने इस सब्जेक्ट में अच्छा करा, एंड में फिर सारी कि हाँ ये शरारती है, ये क्लास में ध्यान नहीं देता, ये लंच ब्रेक में चला जाता है, ये जो भी है। सो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, पहले अच्छी अच्छी बातें इसकी एंड फिर इसकी जो भी बुरी बातें हैं, ओके। एवरी 8th एलिमेंट सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट, ये भी मैंने बता दिया। तो यही म्यूजिकल नोट से मैच कर रहा है, यही चीज़ मैच कर रही है म्यूजिकल नोट्स के साथ। अब ये म्यूजिकल नोट्स के साथ है, रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक एवरी 8th नोट इज द फर्स्ट ऑक्टेव लाइक म्यूजिक, तो म्यूजिकल नोट्स के जैसे था। तो ये समझ में आ चुका है कि क्या हुआ। फर्स्ट इसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करा, 56 एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी है और ऑक्टेव्स का बताया। बट अब इसकी कोई लिमिटेशंस भी होंगी, हेटर्स वाला काम अब हम करेंगे, बट मेरी इसके साथ कोई हेट नहीं है। ये मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ऐसे कि पीरियोडिक टेबल बना कैसे, या पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सो इसमें मुझे तो बहुत मज़ा आता है। सो यहाँ पर क्या हो सकता है, अब लिमिटेशंस देखो, मैंने ये अलग से क्यों डाल रखा है यहाँ पर, वाई आई हैव मैंशनड इट सेपरेट। तो यहाँ पर मैंने इसको सेपरेटली इसलिए मैंशन कर रखा है, देखो ये क्या है, सिर्फ कैल्शियम तक। तो ये 56 में से, मैंने बोला इसने 56 को क्लासीफाई करा, 56 में से ये सिर्फ कैल्शियम कहाँ है, यहाँ तक। तो ये सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, तो ये सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाया। इसके आगे ये इसका जो तुक्का था वो चला नहीं कि म्यूजिकल नोट्स लगा दो, वो काम नहीं कर पाया फिर कि हाँ अब क्यों, अब यहाँ तो इसके बाद भी तो बताओ नहीं हो रहा। तो ये तो इसकी पहली लिमिटेशन हो गई। और चीज़ें देखो क्या हो सकता है, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। दिख रहा है वो मुझे, यहाँ पर भी दिख रहा है कि इसने क्या करा है। इसने ये देखो, इसने एक बॉक्स में 2 एलिमेंट कैसे रख दिए भाई, जगह बना लेते कहीं और, क्यों रख दिए। एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट होता है। अब आपके पास पीरियोडिक टेबल है या होगा आपके पास, तो आपको क्या करना है, उसको ना ओपन करना है एंड देखो क्या उसमें एक बॉक्स में 2-2 एलिमेंट्स पड़े हैं,
नहीं, हर एलिमेंट को एक सेपरेट स्पेस दो। सबकी जैसे आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है, ऐसे हर एलिमेंट की अपनी आइडेंटिटी है, तो उसको अलग से बॉक्स दे देता है। ये तो मुझे भी ज्यादती लग रही है इन दो एलिमेंट्स के साथ, कोबाल्ट एंड निकल के साथ। चाहे वो दोनों सिमिलर हैं, चाहे वो दोनों जुड़वा भी नहीं है ना, जुड़वा वाली एग्जाम्पल ले लेते, बट ये तो टोटली डिफरेंट पीपल, डिफरेंट आइडेंटिटी, साथ में क्यों रख दिए? नो जस्टिफिकेशन कि ऐसा क्यों कर दिया। फिर उसने क्या करा, क्लोरीन फ्लोरीन, उसने इनके साथ, ये क्या है, हेलोजन, साथ में ब्रोमीन है, बीच में मेटल्स कैसे आ गई? कैसे इसने क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ कोबाल्ट एंड निकल को रख दिया? नो जस्टिफिकेशन ऑफ दिस एज वेल। ऐसे नहीं करना था, वो तो मेटल्स हैं इतनी अच्छी भली, है ना। और अब ये हाइड्रोजन की पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाया, हाइड्रोजन को भी इसने हेलोजन्स के साथ रख दिया। अब ये उसको बता नहीं पाया कि हाइड्रोजन इस ग्रुप में क्यों पड़ी है, ये आगे वाले मॉडल में भी लिमिटेशन आएगी, ठीक है। सो ये चीज़ें ये नहीं बता पाया, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, ये फेल हो गया हैवियर एलिमेंट, जैसे ये आगे जाके जर्कोनियम तक की बात आ गई, हैवियर एलिमेंट्स के लिए फिर ये एप्लीकेबल ही नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद न्यूलैंड प्लेस सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर दी सेम स्लॉट, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ इसने कैल्शियम को रख दिया था। सो दिस वाज टोटली आई कैन से जो गलत कर दी चीज़ इसने। अब मेरे पास प्रॉपर वर्ड नहीं मेरे माइंड में आ रहा, बट हाँ समझ गए ना आप, भावनाओं को समझो, क्योंकि ये कहानी की तरह ही हम ले रहे हैं। अब इसका आंसर तो सबको पता होगा क्योंकि बातें ही चल रही हैं। एंड डोंट वरी, जिनको लिखना है ना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। हाउ मैनी एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव? कितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, ये मैंने बिगनिंग में बताया था। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ कि जब न्यूलैंड ने ये लॉ दिया तो कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। ओके हाँ, वाई वॉज दी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स डिस्कार्डेड? ये डिस्कार्ड क्यों हो गया? ये सीबीएसई के लिए एक बहुत ही थ्योरी वाले अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आ सकता है ये, तो यहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि ओनली 20 एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, तो ये कैल्शियम तक ही कर पाया उनको अरेंज एज पर हिज लॉ, जो भी इसने माइंड में सेट करा था कि अच्छा सारे गामा पा धा नी सा से लिंक कर देते हैं। म्यूजिकल नोट हमारी इंडियन तो नहीं, इसने वेस्टर्न चूज करी थी, बट वो सिमिलर ही है, बट उसके आगे नहीं कर पाया, नहीं चलेगा। तो चलो ये तो पहला हो गया कि जब 20 कैल्शियम 20 से ऊपर नहीं जा पाया। प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स इन सेम स्लॉट, इन सेम स्लॉट। बहुत गलत करा, ये तो बहुत गलत करा सर ने। तो अब नेक्स्ट आ जाता है, और इसने क्या बताया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं जस्टिफाई करी। प्लेस्ड कोबाल्ट एंड निकल क्या है, मेटल्स है ना, कोबाल्ट एंड निकल विद हेलोजन्स, तो उसको नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों कर दिया, जिनकी मतलब इसका प्रॉपर पॉइंट तो ये था कि वो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स के बीच में इसने डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को रख दिया लाकर, गलत करा इसने, ठीक है। तो ये भी डिस्कार्ड हो गया, बट ये भी वेल नोन एक्सपेरिमेंट है। देखो उस टाइम पे तो ना ही इंटरनेट था, ना ही फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर, कुछ भी नहीं था। सोचो उस टाइम पे ट्विटर होता कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता ये, है ना। उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। यूट्यूब होती तो वो यूट्यूब पे शायद वीडियो बना देता कि आज मैं आपके लिए लाया हूँ नया प्रोडक्ट टेबल, ये एक नया मॉडल लाया हूँ, है ना। तो ये चीज़ कर देता, सब जगह पे तहलका मच जाता ऑल ओवर दी वर्ल्ड के न्यू मॉडल आया है अभी एक, बट उस टाइम पे तो नहीं था। फिर भी इसने क्या करा, इसका मॉडल अभी तक आप पढ़ते हो, सब जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसके माइंड में ये चीज़ें होंगी कि हाँ न्यूलैंड का नाम सुना है, म्यूजिकल नोट से इसने लिंक करा है ना। सो वो चीज़ें याद रहेगी। तो इतने उसके टाइम पे तो व्हाट इज़ योर एक्सक्यूज़ के क्यों नहीं कर पा रहे? उसने तो तब कर दिया जब कुछ था भी नहीं, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप्ड ही नहीं थी, है ना। तो शायद इसीलिए कर पाए क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि टाइम वो फोकस करते थे पढ़ाई में। आप लोग भी करो। अब ये है मेंडलीव, इसे कहा जाता है पीरियोडिक टेबल का पितामह, ही इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव। एंड ऑनेस्टली इसका पीरियोडिक टेबल काफ़ी अच्छा है। ये तो बहुत रेड रेड लग रहा है ना, बट हाँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसने दिया था 1869 में। न्यूलैंड के बाद इसने 4 साल बाद ही दे दिया था। तो इसके ठहर एक लॉथर मेयर नाम का साइंटिस्ट और था, उसका अपना काम चल रहा था, तो उसने भी अपना साथ साथ वो भी मतलब अपनी साइड कर रहा था, ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था।
दोनों नहीं, वो एक्सपेरिमेंटली कर रहा था एक्सरेज के साथ कुछ, ये अपना कर रहा था प्रोडक्ट टेबल, ये प्रॉपर्टी स्टडी कर रहा था एलिमेंट्स की। हाँ, सेम विद एटॉमिक वेट्स। इसने बोला कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, तो उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। तो उन प्रॉपर्टीज जो रिपीट हो रही हैं, जिनकी सिमिलर है, उनको इसने साथ में रख दिया, है ना। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल से एक कदम पीछे था। क्यों था? बट इसकी अच्छी बातें क्या थी और इसको फादर ऑफ प्रोडक्ट टेबल क्यों बोला जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इन योर एग्जाम। तो उस टाइम इसने 4 साल बाद दिया। अच्छा, मैं लोथर मेयर की बात बता रही थी। तो उसने अपना करा, इसने अपना करा, उसके भी पॉइंट सारे वैलिड थे, सिमिलर थे इसके जैसे। बट इसने लाइक दो दोस्त हैं, आप क्लास में हो, आप दोनों को आंसर आता है और दोनों ने हाथ खड़ा कर दिया, एक ने पहले कर दिया, ऐसा कुछ मान लो। या आपने एक्सपेरिमेंट आपने भी सेम करा, दूसरे बंदे ने भी सेम ही असाइनमेंट बनाई है और रोल नंबर जिसका पहले आ गया उसने दे दिया, तो उसका नाम चल गया कि हाँ इसको क्रेडिट दे देते हैं। ऐसा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ हुआ है, टेस्ला के साथ भी हुआ है ना, उसने भी ऐसे ही कुछ करा था। अब यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने लॉथर मेयर से पहले पब्लिश कर दिया अपना कंटेंट, तो फिर इनको क्रेडिट चला गया सारा। आई फील बैड फॉर लॉथर मेयर, है ना। सो अब यहाँ पर इसके प्रोडक्ट टेबल को, इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ग्रुप्स एंड पीरियड्स का आइडिया दिया था। ये पहला इंसान था जिसने एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करा। ओके, इसने 1 2 3 4 7 यहाँ 1 to 7 इसने प्रोडक्ट टेबल में पीरियड्स दिए एंड ग्रुप दिए इसने 0 to, अच्छा हाँ, इसने क्या करा था, इसने आपको बताऊं तो जीरो ग्रुप, इसने जीरो ग्रुप दिया था। ये फर्स्ट पर्सन था जिसने नोबल गैसेस को एक अलग ग्रुप में असाइन कर दिया कि हाँ जीरो ग्रुप बना देता हूँ। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ऐसा करा था। ठीक है, अब इसने और क्या चीज़ें करी, इसने किस बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा, इसने एटॉमिक वेट्स के साथ रखने के साथ साथ इसने और क्या करा, इसने एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी स्टडी करी, उनके ऑक्साइड्स के नेचर स्टडी करे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं। जैसे आपको पता है नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक और मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक। तो उनकी प्रॉपर्टीज इसने स्टडी करी, तो इसने अरेंज करा। अरेंज करते टाइम इसने देखा कि कुछ फॉलो नहीं कर रहे, कुछ एलिमेंट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो वहाँ पर इसने क्या करा, इसने ना कुछ स्पॉट्स छोड़ दिए, इसने कुछ स्पॉट्स छोड़ दिए। मैं मेरिट्स बता रही हूँ, मेरिट्स होंगे हमारे पास। इसने कुछ स्पॉट्स छोड़ दिए, यहाँ पर स्पॉट छोड़े हैं। तो इसका रीज़न क्या है, कुछ बच्चों को तो पता होगा, बताइए, आई विल ऑल्सो क्लियर, बट वन बाय वन हम चलते हैं। दिस मेड दी स्टडी और लाइक बहुत ही सिस्टमेटिक कर दी थी इसने, एंड इसने एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए थे। तो अगर आपको एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप उसके बाकी एलिमेंट्स की भी बता सकते हो। ठीक है, ऐसा नेचर था कि अच्छा अगर मेरे फ्रेंड्स में, अगर मेरा फ्रेंड्स का ग्रुप है, आपको पता है मैं टीचर हूँ तो मेरे फ्रेंड्स भी क्या हैं, टीचर ही होंगे, है ना, तो प्रॉपर्टीज़ बता सकते हो। तो अगर आप नीट के क्लास में, तो मैं बता सकती हूँ ऑब्वियसली आप कौन सी क्लास में हो, आप नीट की क्लास में, आपके क्लासमेट्स कौन से होंगे, नीट बैच के होंगे, या आप सीबीएसई बोर्ड के हैं या जेई के होंगे। तो ऐसे ग्रुप के बेसिस पे प्रेडिक्ट करना काफ़ी आसान कर दिया था मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, सॉरी मेंडली प्रोडक्ट टेबल ने, है ना। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड, इसने हेल्प करी एलिमेंट्स की बाद में। देखो ये इसका बहुत ही लाइक एक ऐसा पॉइंट था जो सबको अस्टॉनिशिंग लगता है कि इसने देखो स्पॉट छोड़ दिए, इसने यहाँ पर स्पॉट छोड़ दिया, इसने उसको नाम दिया, इसने 2 स्पॉट छोड़े, ही लेफ्ट एम्प्टी स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी इसने, उनको इसने नाम दिया एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। तो इसने बोला कि ये एलिमेंट्स की जगह छोड़ देता हूँ क्योंकि मासेस जो है अरेंज करते टाइम ना एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं आ रहा, कुछ इरेगुलरिटी सी आ रही है, तो कुछ एलिमेंट्स आने वाले हैं, मतलब कुछ डिस्कवर होने वाले हैं। हाँ, तो न्यूलैंड की एक ये भी ड्रॉबैक थी कि वो उसने कंसीडर ही नहीं करा, उसने कंसीडर ही नहीं करा कि आगे भी कोई एलिमेंट आ सकते हैं। उसने बोला कि बस इतने से ही हैं, इतना ही दे सकता हूँ, इतने ही होंगे अरेंज, ही डिडंट कंसीडर। तो वो ड्रॉबैक्स में लिख लेना। बट यहाँ पर अब इसने जगह छोड़ दी, ही प्रेडिक्टेड, और वो प्रेडिक्ट होने का उसने प्रॉपर्टीज़ भी बताई कि अच्छा जो एलिमेंट्स आने वाले हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं। तो अंदाज़ा लगाना काफ़ी सही हो गया। अगर आप अभी मैंने किसकी देखी थी ऐसी आपकी, हाँ बिग बॉस देख रहे हो ना, तो बिग बॉस में पेरेंट्स आने वाले होते हैं उनके ऐसे ग्रुप्स में, सरप्राइज विजिट होता है पेरेंट्स का। तो एक कंटेस्टेंट था एल्विश, तो उसने गैस करा कि हाँ अभी
किसके, अभिषेक के पापा आने वाले हैं या मेरे घर से आने वाले हैं, तो अभिषेक के पापा आ गए थे, तो उसकी भी गैस करने की मैंने सोचा कि वाह क्या पावर है इसकी, तो सेम इसने भी लिंक कर लिया। तो इसने बताया एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। तो यहाँ पर एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन बाद में डिस्कवर हुए, जिसको कहते हैं गैलियम एंड जर्मेनियम। गैलियम एंड जर्मेनियम नाम के इसने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए बाद में, जब ये बेचारे मर चुके थे, तो तब उसके बाद जब डिस्कवर हुए तो प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। तो इट वाज अ गुड थिंग इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि फिर इनको नाम देना ही पड़ा कि ये तो फादर हैं, इन्होंने तो बता दिया जो हुआ भी नहीं था, है ना। सो नेक्स्ट, इसने कुछ एलिमेंट्स के मासेस ठीक भी करे हैं, कुछ के मासेस इरेगुलर थे, तो इसने उनके मासेस ठीक करने में भी हेल्प करी बाय यूजिंग ऑल दी ऑक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्रॉपर्टी। तो हाँ, इस चैप्टर में आपकी ये सारी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है कि कैसे करा क्या करा, बट जस्ट पॉइंट्स याद रखने हैं, कैसे हुआ कैसे करेक्शन करी उसका आपका काम नहीं है, ठीक है। सो अब ये सारे पॉइंट्स थे अरेंज करने के बाद, यहाँ पर एक पॉइंट नहीं मेंशन था, दैट इज इसने जीरो ग्रुप एलिमेंट्स को भी बताया था, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स को भी इसने डिस्कवर करा था। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस, ही एक्सप्लेन दिस। अब व्हाट ही कुडंट एक्सप्लेन, तो ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया अब यहाँ पर, तो उसके लिए आते हैं हमारे पास डीमेरिट्स। देखो जितने अच्छे पॉइंट्स बताए उसमें कुछ बुरे पॉइंट्स भी थे, अब बुरे पॉइंट्स नहीं है बट कुछ कमियां थी। सो बुरे पॉइंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो अभी तक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है अभी तक। सो ये कैसे है, लेट्स सी। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये प्लेस कर दी है लिथियम सोडियम पोटाशियम के साथ, फर्स्ट ग्रुप के साथ, बट इधर जो हमारे पास ये वाला मॉडल था, इसने न्यूलैंड ने क्या करा था, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन के साथ प्लेस कर दिया था, तो ये जस्टिफाई नहीं कर पाया। अभी भी ये है, आप भी सोचो जरा कि जो हाइड्रोजन है, जैसे इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लास्ट लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में अच्छे से करवा रखी है, तो प्लीज़ जाके उस लेक्चर को देख लीजिए अगर यहाँ पर दिक्कत आ रही है इसको समझने में, ठीक है। सो अब इसको ध्यान से सुनो और आप भी जस्टिफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि ये तो अभी का जो प्रोडक्ट टेबल है ना, उसमें भी इसकी पोजीशन जो है वो अच्छे से जस्टिफाइड नहीं हुई है। तो बताइए क्या है यहाँ पर, 1s1। अब इसकी टेंडेंसी क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर सकता है, 1s2 में भी जा सकता है, बट हमारे पास क्या करता है ये 1s0 हो जाता है, ये H पॉजिटिव बना लेता है। बट हाइड्राइड जो है वो भी रिपोर्टेड है, वो बहुत कम है बट वो भी, ये तो प्रोटॉन है सबको पता है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये किसकी जैसी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, ये शो कर रहा है प्रॉपर्टीज लिथियम सोडियम पोटाशियम, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के जैसी, जैसे न्यूलैंड इसने मेंडलीव ने करा ही है लिथियम सोडियम पोटाशियम के साथ। बट ये हेलोजेंस के जैसे बिहेव कैसे कर रहा है, क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम है। सेम ही तो विद फ्लोरीन क्लोरीन, जैसे फ्लोरीन का देखो 9 नंबर है, 1s2 2s2 2p5, एक इलेक्ट्रॉन कम है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से। सेम विद हाइड्रोजन, तो अब ये से कहाँ पे प्लेस करें, विद हेलोजेंस या विद दिस। तो जब इसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो वो हेलोजन से भी मैच कर रही हैं एंड एल्कली मेटल से भी, तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। आप ये याद रखना, ये मेन पॉइंट है यहाँ का इसका, ओके। इसके बाद आती है इरेगुलरिटी इन एटॉमिक मासेस व्हाइल रीअरेंजिंग एटम्स। जैसे ये ऐसे अरेंज कर रहा था, ये ऐसे अरेंज कर रहे थे जैसे 9 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16। बट जब बात आती है कोबाल्ट एंड निकल की, कोबाल्ट का है 58.9 एंड निकल का क्या है 58.7, तो आगे तो उल्टा हो गया ना, इरेगुलर हो गया। ये 9 से ये आगे पीछे होना चाहिए था, निकल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, बट ये उन्होंने उल्टा कर दिया। तो वो फिर वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों करा, क्यों है इरेगुलरिटी। सो ही अरेंज सम एलिमेंट्स जिनके मासेस क्या थे ज्यादा, तो मासेस में इरेगुलरिटी आ गई, तो ये। और उस टाइम पे आइसोटोप्स डिस्कवर हो चुके थे। तो आइसोटोप्स का पता है हाइड्रोजन के कौन कौन से हैं, प्रोटॉन प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रीटियम है, ऐसे ही क्लोरीन के हैं, कार्बन का। अरे इनका मेन पॉइंट क्या था, इनका बेसिक जो पोस्टुलेट था कि इन्होंने एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे अरेंज करे हैं एलिमेंट्स। तो जब एटॉमिक वेट्स ही कंसीडर करे हैं, अब वहाँ पर एटॉमिक वेट्स को मेजर करने के लिए, जिसको याद हो, C12 एटम यूज होता है। तो यहाँ पर इन्होंने आइसोटोप्स का तो कुछ बताया ही नहीं,
उनको भी तो दिखाओ। हाइड्रोजन एक ही दिखा रखी, बट हाइड्रोजन तो 3 फॉर्म एग्जिस्ट करती है ना। तो ये वो चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हाइड्रोजन की पोजीशन, आइसोटोप की पोजीशन ये जस्टिफाई नहीं कर पाए। ओके, और इन्होंने क्या करा, जैसे इन्होंने भी सेम गलती करी न्यूलैंड के जैसे, कि कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी उनको साथ में रख दिया, जैसे कि कॉपर एंड मरकरी। कॉपर एंड मरकरी आर इन डिफरेंट, हाँ डी ब्लॉक में तो है बट डिफरेंट ग्रुप्स में है, ऐसे डिफरेंट पीरियड्स में है। तो ये उनको जस्टिफाई नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों कर दिया। ओके, स्पेस तो बता दी थी। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन कॉज ऑफ प्रोडिसिटी। हाँ, उन्होंने एटॉमिक वेट तो बता दिया, बट ऐसा हो क्यों रहा है या एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों शो कर रहे हैं, ये वो नहीं बता पाए। तो इतनी सारी इनकी लिमिटेशंस भी आ गई, चाहे अच्छे पॉइंट्स थे, बट अच्छे पॉइंट्स ने ज़्यादा वो पॉपुलैरिटी ले ली, तो वायरल हो गया। इसीलिए इनको बोल देते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पहला वो साइंटिस्ट था जिन्होंने ऐसा बताया कि ये ग्रुप्स हैं, ये पीरियड्स हैं। तो अभी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स एंड पीरियड्स ही दिखते हैं, है ना। उसके बाद वो पहले इंसान थे जिन्होंने नोबल गैसेस को एक अलग ग्रुप दे दिया, 8 ग्रुप। उन्होंने 0 ग्रुप बोला है, 0 ग्रुप दे दिया, 0 से 8 तक इन्होंने एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना दिए, पीरियड 1 to 7 बना दिए, है ना। अब जिनको ये नहीं आइडिया कि पीरियड्स एंड ग्रुप्स क्या होते हैं, होल्ड योर सीट्स, आई विल टेल यू इन आवर नेक्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पार्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड मेंडलीव यूज टू क्लासीफाई एलिमेंट्स एंड डिड ही स्टिक टू दैट। इसने कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करी थी, एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट्स प्रॉपर्टी इसने यूज करी थी कि इफ यू अरेंज एलिमेंट्स ऑन द बेसिस और इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, यू दे विल शो द पीरियोडिक नेचर, वो प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। ओके, ये इसने बता दिया था। अब इसने सेकंड, क्या ये स्टिक रहा उस चीज़ पे, हाँ नहीं रहा उस पर ज़्यादा, क्योंकि इसने फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी जिनकी मासेस में करेक्शन नहीं थी, तो इसने उसको करेक्ट भी करा। बट हाँ, लिमिटेशंस में फिर ये भी आ गया कि नहीं, वो स्टिक नहीं रहा, क्योंकि उसने निकल कोबाल्ट एंड निकल का यहाँ पर मेंशन है इरेगुलरिटी, हाँ कोबाल्ट एंड निकल का वो अरेंज नहीं कर पाए, इनको उल्टा हो गया था, तो वो इस चीज़ पे स्टिक नहीं कर पाए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, नोट कर लीजिए स्पॉन्ज बॉब जी। अब आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात। इनके हैं जो पितामह मोजले, इन्होंने दिया था 1914 के अराउंड। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे, नॉट न्यूट्रॉन। तो फिर इन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट करे, इन्होंने फ्रीक्वेंसी का ग्राफ निकाला, इन्होंने वो सारी चीज़ें आ चुकी थी उस टाइम पे। फिर इन्होंने बोहर तो याद है सबको, लास्ट चैप्टर में भी करा है। तो बोहर के साथ मिलकर उनकी हेल्प से मोजले जी ने अपना एक पीरियोडिक टेबल बनाया, जो कि आज का पीरियोडिक टेबल है। इन्होंने रियलाइज करा अब प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं कर रही, अब वो डिपेंड कर रही हैं एटॉमिक नंबर्स पे। तो जब भी एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे हम अरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये वो पीरियोडिक टेबल है जिसके बारे में मुझे इतने बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम इसको याद कैसे रखें। तो उसके लिए मैं लास्ट में बता दूंगी ट्रिक्स, कोई बात नहीं, बट अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या जब आपने ABC सीखी थी, घर में छोटे बच्चे हैं, तो क्या आपको एक दिन में आ गई थी? क्या आपको A to Z सारे अल्फाबेट्स एक दिन में आ गए थे? ABCD। अब मैं आप में से सबसे कमेंट सेक्शन में पूछूं ABCD लिखो, चलो लिख के देना, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में अभी ABCD चाहिए, A to Z। वो सबको पता है। अगर मैं बीच में से पूछूं कि OP के बाद क्या आता है, OP के बाद आता है QRST, सबको पता है। बट कैसे पता है? मम्मी से पूछो कितना परेशान हुई होंगी जब आप 3-4 साल के थे और वो A फॉर एप्पल B फॉर बॉल करते हुए आपके पीछे पीछे भाग रही थी। टाइम लगा ना चीज़ों को, तो बस इसमें भी टाइम लगेगा, चीज़ें आ जाएंगी। आप ये एक दिन में पहले दिन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो और उसी दिन आपको आपकी क्लास में किसी ने अफवाह फैला दी कि पूरा पीरियोडिक टेबल आना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। नहीं होता, अरे नहीं होता। समटाइम्स टीचर्स को भी, मुझे भी नहीं कई बार पता कि DS का मतलब क्या है, तो क्या नहीं कर पाते। सबको ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें याद रखनी है। जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं 20 एलिमेंट्स तक तो सबको याद होंगे, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर लेती हूँ। बट हाँ, विद प्रैक्टिस विद पेशेंस, जैसे ABC सीखी आपने 1 साल में, इसको सीखने के लिए भी टाइम लगेगा। अभी आपके पास 11th का चैप्टर 12th आएगी और उसमें ये चैप्टर्स बार बार रिपीट होंगे, तो यू विल कवर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो पेशेंस। अब यहाँ पर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा। अब इसमें क्या होते हैं, ग्रुप्स हैं जी। फर्स्ट ग्रुप से
18 ग्रुप तक, टोटल 18 ग्रुप हैं एंड हमारे पास है 7 पीरियड्स, हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो ऐसे एलिमेंट्स है। और ये इनको साइड में क्यों रखा है, ये तो जो 11th में बच्चा आता है वो तो क्वेश्चन पक्का पूछता है कि इनको अलग से क्यों रख दिया, है ना, इनको अलग से क्यों रख दिया। और ये कलर आपको बहुत ब्राइट दिख रहे होंगे अभी स्क्रीन पे, बट क्या ये ऐसे ही कलर्स कर दिए? आपको क्या लगता है कि जैसा मेरा मन करा मैंने इनको पिंक कर दिया, इसका मैंने सोचा ब्लू कर दूं, या फिल इन जो कलर्स वाली गेम आती है क्या वो चल रही है यहाँ पे? इसका कुछ रीजन है। केमिस्ट्री में कुछ भी हो रहा है ना, एक ये इसके ऊपर एक लाइन भी लग गई, इसका मतलब बदल जाता है ना। अब ये लास्ट चैप्टर की बात है भाई, पढ़ लो जाकर उस चैप्टर को। ये क्या है, वेव नंबर, सिंपल ये फ्रीक्वेंसी थी बिना उस लाइन के, बार के बिना। सो यहाँ पर ये सारे कलर्स का कोई ना कोई मतलब रहता है, इसका मतलब यहाँ पर मेंशन्ड भी है, ठीक है। ये इसका मतलब मेंशन्ड भी है कि ये क्या है, एल्कली मेटल्स, ये हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ऐसे करके इनके डिफरेंट है, ये इन्हें कहते हैं। अच्छा, सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे बट ऊपर ऊपर से मैं बता रही हूँ। अब सबको इतना याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे होती हैं मेटल्स एंड राइट हैंड साइड पे आती हैं नॉन मेटल्स। राइट हैंड साइड पे आती हैं नॉन मेटल्स, लेफ्ट हैंड साइड पे आती हैं मेटल्स। एंड जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो वो चेंज हो रहा है ना उनका नेचर, प्रॉपर बहुत ही अच्छी मेटल्स, बहुत ही अच्छी नॉन मेटल्स, बट यहाँ से बीच में चेंज हो रहा है। सो इसीलिए ये जो बीच वाला ग्रुप है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो दो ग्रुप है ना, ये इनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटिव 3 बार बोल रही हूँ, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि ये मेन, पहले इनको स्टडी करते हैं फिर इसकी बात आती है। ये आगे आगे रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की टर्म्स में। ये जो है पहली लाइन, इन्हें हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स, और ये हैं एक्टेनॉइड्स। अभी मुझे बच्चे पूछेंगे मैम ये एक्टिनॉइड्स हैं या लेंथेनॉइड्स हैं, ये कुछ भी लिख लो, मतलब समझ आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 57 यहाँ पे था, वो 57 फिर यहाँ पे आ चुका है लेंथेनम, तो लेंथेनम से ही लेंथेनॉइड शुरू हो रहे हैं। और ये जो सारे हैं ये हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सारे के सारे, ओके। ये सारे के सारे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एंड ये रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं ये काफ़ी अनस्टेबल होते हैं और ये क्या रहते हैं नीचे, और ये हैवी एलिमेंट्स हैं, ये सारे हैवी हैं, ओके। सो यहाँ पर अब इसमें मैंने बता दिया है इट कंसिस्ट ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम 7 हॉरिजॉन्टल रो। ये बता दूं ग्रुप्स ऐसे जा रहे हैं, ग्रुप्स ऐसे हैं नीचे, जिनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में दिक्कत आती है। तो ये है हमारे पास ग्रुप्स, पीरियड्स जा रहे हैं ऐसे, पीरियड्स लेफ्ट टू राइट। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, वर्टिकल कॉलम्स क्या है मेरे पास, ग्रुप्स, एंड हॉरिजॉन्टल क्या है, पीरियड्स। पीरियड्स है हमारे पास लेफ्ट टू राइट, ग्रुप्स है हमारे पास टॉप टू बॉटम। इसका मतलब है ये काम आने वाली चीज़ है ये। अगर मैं कुछ भी लिख रही हूँ ना अपने लेक्चर में तो हर चीज़ का मतलब है, तो कुछ भी पॉइंट मिस नहीं करना है। किस बेसिस पे अरेंज करा, अरेंज द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, उसके बेसिस पे एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज कर दिया। अब periodic repetition is due to similar valence electronic configuration, इसका मतलब समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा रोक लेते हैं, इस चीज़ को आगे करेंगे, ठीक है। और पीरियड एंड ग्रुप का तो मैंने बता ही दिया आपको, है ना। सो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, इसने रीज़न दिया प्रोडिसिटी का कि क्यों रिपीट हो रही है, वो हम रीज़न जानने वाले हैं। SPDF याद है आपने, क्वांटम नंबर्स करे हैं, उसका रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसने प्लेसिंग आइसोटोप्स एट वन पोजीशन, हाँ इसने आइसोटोप्स की पोजीशन जस्टिफाई कर दी कि आइसोटोप्स को इन्होंने प्रोडिक टेबल में इन्होंने भी नहीं दिखाया, बट अब इसने एक्सप्लेन कर दिया कि आइसोटोप दिखाने की जरूरत तो तब पड़ती जब मैं एटॉमिक वेट को कंसीडर करता। जैसे हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 3, एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, है तो वो हाइड्रोजन ही। वेट कह रहा है कि मुझे वेट से फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैंने वेट को कंसीडर ही नहीं करा क्लासिफिकेशन के लिए, तो इसी वजह से उनका जस्टिफाइड था। नेक्स्ट उन्होंने बताया इट सिंप्लीफाइड द अरेंजमेंट्स बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट टेबल इनटू 4 ब्लॉक्स। हाँ जी 4 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, SPDF,
जो हमने क्वांटम नंबर्स करे थे, तो उसके बेसिस पे भी करने वाले हैं इसको, जस्टिफाई एंड स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। डन, सिंपल सिंपल। अब इसकी आगे थोड़ी लिमिटेशंस तो इसकी भी होंगी, कुछ हैं, जैसे कि हाइड्रोजन की पोजीशन को ये भी जस्टिफाई नहीं कर पाए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक वही है। देखिए हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी इसके साथ है, तो देखो हाइड्रोजन का कलर इनसे डिफरेंट है ना, अगर इनके साथ मिक्स्ड होती तो पिंक कर देते, बट नहीं है, तो इसका मतलब है, सो कलर का कुछ मतलब रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए और इन्होंने लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स को पीरियोडिक टेबल के बाहर ही रखा हुआ है, इन्होंने इंक्लूड नहीं करा। सो वो क्यों रखा, कैसे है, वो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। सो ये इसके सिर्फ 2 डीमेरिट्स हैं। नाउ व्हाट इज दी डिफरेंस, चलो ये क्वेश्चन अभी बता सकते हैं, ये तो काफ़ी ईजी है ना, ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है कि किस बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई करा मोजले ने, एंड देन किस बेसिस पे मेंडलीव ने करा था। सो डिफरेंट अप्रोच, सबको पता है, इसका आंसर तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, एटॉमिक वेट्स एंड एटॉमिक नंबर। तो अगर मैच दी कॉलम आ जाए इस चैप्टर में से, इस हिस्ट्री वाले टॉपिक में, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। ये किसने दिया था, मेंडलीव ने, एंड ये दिया था हमारे पास मोजले ने, ठीक है। सो ये इनका मेन डिफरेंस था कि जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन हो रही है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, एंड अगर एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे हो रही है देन दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, सो ये क्वेश्चन था, नाइस। अब क्या आता है, जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, पहले वाले एलिमेंट्स तो ठीक थे, बट जिनका नंबर 100 से ऊपर जा रहा है, अब वो डिस्कवर हो रहे हैं। वो डिस्कवर भी कैसे हो रहे हैं, वो मैन मेड एलिमेंट्स हैं, और जो ये मैन मेड एलिमेंट्स रहते हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम रहती है कि ये स्टेबल नहीं होते, ये फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बन रहे हैं, या कुछ बिल्कुल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, तो इनका फिर डिफरेंट लैब्स में हो रहा है, तो किसी के पास एज सच फिर इनका जस्टिफिकेशन नहीं रहता। तो पहले एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते थे, साइंटिस्ट के बेस पे इनको कर देते थे नॉमेनक्लेचर। तो एक टाइम पे क्या हुआ, जब 104 नंबर एलिमेंट डिस्कवर हुआ, तब 2 राष्ट्र के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अमेरिकन्स बोलते हैं हमने डिस्कवर करा है तो इसका नाम होना चाहिए रदरफोर्डियम, क्योंकि साइंटिस्ट को वो थोड़ा वो दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है साइंस की फील्ड में, तो आपके नाम के हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स रख देंगे। ठीक था, जस्टिफाइड था, सब कुछ सही था। तो दूसरी तरफ सोवियत ने अपना शुरू कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, इसका नाम तो कुछ चैटवोमियम रखेंगे। एक तरफ रदरफोर्डियम, एक साइड में ये नाम रख रहे हैं अपना। तो रशियंस एंड अमेरिकन्स के बीच में तो वैसे ही फाइट्स चलती रहती है, तो उनको एक और तरीका मिल गया, है ना, इतनी सिली सी बात पे कि इसका नाम हम रखेंगे। तो फिर आपको पता है जब फाइट हो जाती है तो कुछ ना कुछ आगे आना होता है, जैसे हैरी पॉटर के लिए हार्वर्ड स्कूल है, ऐसे ही केमिस्ट्रियों के लिए हमारे पास है IUPAC। वो डिसाइड कर दिया कि कर लो अपनी लड़ाइयाँ, हम अपने एक रूल बना देते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके जो भी 100 के बाद, जब 100 से ऊपर, चलो मैं लिखा हुआ है, जब 100 से ऊपर कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उनके लिए हम क्या कर देंगे, एक रूल बना देंगे, तो उन रूल्स को फॉलो कर लीजिए आप, एंड उसके बेसिस पे नेमिंग कर देना, ठीक है। तो लड़ाई मत करना। तो जब नेम हो जाता है उनके बेसिस पे वो रख देते हैं, एंड फिर उनके लिए वोटिंग्स होती हैं, सब होता है, बट दिस इज हाउ दे नेम इट। तो 0 के लिए नील यूज होगा, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, ऐसे यूज होंगे वर्ड्स, है ना। तो फिर एंड में लगेगा ईएम, ये वर्ड आ जाएगा। तो जैसे हमारे पास है ये एलिमेंट्स 101, 1 के लिए क्या है, अन, 101 लिखना है, 1 के लिए अन है, 0 के लिए नील, तो ये क्या आएगा, अनिल तो ये आ जाएगा अन नील, और फिर से 101, फिर अन ईएम, ये नाम आ गया इसका, तो यहाँ पर इसका लिख देते हैं यही नाम है। तो ऐसे ही आपके पास 109, 1010 तक कर लो, इसका क्या आएगा, अन नील ईएम, है ना। तो इसके लिए ये इनकी दे रखी हैं सिंबल्स, एंड इनके IUPAC ऑफिशियल नेम्स के लिए फिर वोटिंग होती है। तो
तो जैसे मेंडलीवियम रख दिया, मेंडलीव को उन्होंने रिस्पेक्ट दे दी है। ऐसे ही रदरफोर्ड, तो 104 के लिए कौन जीता, कौन जीता, अमेरिकन्स। उन्होंने बोला कि ठीक है रदरफोर्ड के नाम पे ही हम इसको रख देते हैं। तो बोहर, बोहर के नाम पे भी एक एलिमेंट है, मोस्टली ने इनको रिस्पेक्ट देनी थी तो उसके लिए 107 रख दिया इनके लिए। ठीक है, सोचो आप किसी के इतने अच्छे टीचर बनो, या मैं ऐसी टीचर हूँ कि मेरे नाम पे आप लोग कुछ कर रहे हो, या इतने अच्छे आपने कुछ करा है कि लोग आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आपके नाम पे कुछ चीज़ें रख रहे हैं। दैट्स द ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट यू गोना गेट, है ना। सो ऐसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट वुड बी दी IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120। तो इसका कैसे करना है, हमें पता है 120 के लिए, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सी हियर, हम 1 के लिए यूज करते हैं अन, सो 2 के लिए बाय एंड 0 के लिए नील। सो 1 के लिए क्या आएगा अन, 2 के लिए बाय, 0 के लिए नील, ईएम। तो ये इसका नाम होगा। अब इसके हमारे पास वर्ड्स किस बेसिस पे है कि इनकी क्या आ रही है, हमारे पास जो सिंबल यूज होगा वो आता है कौन कौन सा वर्ड, जैसे अन यूज करा है तो यू आ गया, नील यूज करा है तो एन आ गया, बाई यूज करा है तो बी आ गया। सो यहाँ पर क्या है अन, यू, बी एंड एन, इसका ये सिंबल होगा, ये इसका सिंबल है। ओके, सो दिस इज हाउ यू अरेंज एलिमेंट्स ऑन द बेसिस, जब तक उनके लिए कुछ भी नहीं डिसाइड हो जाता कि उनका नाम क्या डिसाइड होगा वोटिंग के साथ। सो ये रूल जो फॉलो करने के लिए बोला है ये IUPAC डिसाइड करता है। ठीक है, सो ये अभी तक हमने करी पूरी की पूरी हिस्ट्री की बात अबाउट द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स। ओके, अब हमारे पास ये आएगी इनकी ट्रेंड्स की बात शुरू होगी कि कैसे ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं एंड किस बेसिस पे इनको क्लासीफाई करा है एंड वो कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए। तो कैसे हेल्पफुल है, लेट्स स्टडी दिस। पीरियोडिक टेबल सबको पता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, बट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन पीरियड्स कैसे चेंज हो रही है। पीरियड्स मतलब जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहीं पे बता देती हूँ, इसकी कन्फिग्रेशन क्या है 1s1, लिथियम की क्या है 1s1 2s2, ऐसे ही सोडियम की क्या है 1s2 2s2 2p6 3s1, इसकी 1 है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जैसे आप पीरियड्स में बात करें, पीरियड्स में जा रहे हैं हम इस साइड, सो यहाँ पर क्या आ गया 1s1। बेरिलियम में क्या होगी 1s1 2s2। बोरोन में क्या हो रही है 1s1 2s2 2p1। तो 2p1 सोडियम तक, सॉरी नियॉन तक जाते जाते क्या होगा 10 नंबर है 1s2 2s2 2p6। अब यहां तक आते आते क्या हुआ है 1s1 से शुरू 2s1 से शुरू हुआ था एंड 2p6 पे जाके खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो आया है एलिमेंट 3s1 से शुरू हो रहा है। तो कोई एलिमेंट अगर एक पीरियड में प्रेजेंट है तो उसमें पहले 1s को पूरा फिल करेंगे, जैसे इधर 1s1 हाइड्रोजन है तो हीलियम क्या होगा 1s2, टोटली फिल हो गया ना। अब 2s2 आ रहा है तो 2s2 किस में आएगा नेक्स्ट वाले पार्ट में, नेक्स्ट पीरियड में। तो ऐसे ही है, इसमें फिर 3s भरना शुरू हो जाता है, फिर यहाँ पर सॉरी 3s 3p वो शुरू हो जाता है, 3d भी आ जाता है, तभी इसमें d आ गया, ये इसमें 3d है, इसमें 4d आएगा, इसमें 5d आएगा, इसमें f भी शुरू हो जाएगा, इस बेसिस पे रहता है। सो देखो 7 पीरियड्स हैं, पहले पीरियड्स में कितने हैं 1, तो दूसरे में कितने हैं 8, देखो सॉरी 2 है 2, और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स, नेक्स्ट में भी 8 एलिमेंट्स, देन 8 18 18, ये देखो 32 32। तो इस बेसिस पे इनको अरेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग देखो, यहाँ पर 2 हैं और देखो काउंट कैसे बढ़ रहा है 2s सेकेंड पीरियड, 3s 3p, अब 4s एंड 4p जब आ जाता है उनके साथ 3d आ जाता है, तो इनके साथ क्यों आया, ये हमने ऑफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल, n+n रूल सब कुछ कर रखा है एटॉमिक लेक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। सो इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है, जब तक एक पूरी शेल भर नहीं जाती तब तक नेक्स्ट स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, ये है पीरियड्स के लिए। सो यहाँ पर पीरियड्स की कन्फिग्रेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स की आपको बता रखी है, इसमें रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 1s1 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन। सो नेक्स्ट सबका अरेंजमेंट दे दिया है, ऑर्बिटल्स 2s 2p फिल हो रही हैं, 3s 3p, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8। सो सेम अरेंजमेंट n1 n2। अब आती है ग्रुप्स की बात। ग्रुप्स में ऐसा हो रहा है जैसे लिथियम
सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये मुझे ऐसे याद है। तो इसके बेसिस पे ऐसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो एलिमेंट्स हैं। तो एक बार इनकी कन्फिग्रेशन देखो। 2s1, 3s1, आउटर शेल सबसे बाहर वाली शेल, इनर शेल तो सबकी सेम है। जैसे कि यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम 1s2, 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 1s2 सब सेम है। हो क्या रहा है, लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है। 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 6p6 एंड 7s1। अब यहाँ पर 7s1 है लास्ट में, ठीक है। सो अब इसमें एक पैटर्न दिख रहा है, सबकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सेम आप देख लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऐसे ही उनको प्लेस करा जाता है अगर उनके आखिरी वाले, जिसको हम कह देते हैं वैलेंस शेल, जब वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो उसे हम एक ग्रुप में प्लेस कर देते हैं। अगर मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी मेरे साथ प्रॉपर्टीज मैच करें तभी हमारा ग्रुप बना है, ठीक है। तो अभी तभी वो हाइड्रोजन को इसके साथ भी रख रहे थे, क्योंकि हाइड्रोजन का भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। तो वो हाइड्रोजन को इसके ऊपर रख देते हैं। अब यहाँ पर अब इनकी प्रॉपर्टी सबकी क्या है, इसकी भी टेंडेंसी है लिथियम की कि एक एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये स्टेबल हो जाए। सेम सोडियम की प्रॉपर्टी है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, स्टेबल हो जाए, 2p6। तो सबका यही नेचर है ना, ऑक्टेट रूल। तो सबकी टेंडेंसी ये है कि एक एक इलेक्ट्रॉन निकले, हम स्टेबल हो जाएं। सो इसीलिए ये एक ग्रुप में है। सेम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ग्रुप में अगर दिखा दूं, इनकी नेचर भी क्या है, सबकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो अच्छा एक और चीज बताऊं, सबकी वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। सो ये कहाँ प्लेस्ड है, फर्स्ट ग्रुप में। इनकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड में प्लेस्ड है। पी में थोड़ा आगे हो जाता है, इसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 13 ग्रुप में है। कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, लिखकर देख लीजिए कॉन्फ़िगरेशन, तो ये 14 ग्रुप में है। नाइट्रोजन के ग्रुप वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 15 में है। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो 16 में है। हेलोजन्स को 17 ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। एंड नोबल गैसेस 18 ग्रुप में इसीलिए है क्योंकि उनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसकी वजह से इनके ग्रुप्स एंड पीरियड्स की क्लासिफिकेशन इस तरह से होती है, ठीक है। अब ये सब करने के बाद अब बात आती है इनके ब्लॉक्स की। अब ब्लॉक्स क्या है, अब देखो हमारे पास है 4 ब्लॉक, SP, D, F। अब SP, D, F ब्लॉक का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर, कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी वाली शेल में जा रहा है, क्या वो S में जा रहा है, क्या वो P में जा रहा है, या D में या F में। जो बीच वाले सारे हैं ये सारे हैं D ब्लॉक। जो है 13 से 18 ग्रुप, ये है P ब्लॉक। अब इसमें स्टोरीज क्या बताऊं, जैसे किसी बिल्डिंग आप रहते हो अगर किसी एरिया में, तो एक गली नंबर होता है, एक स्ट्रीट होता है, एक ब्लॉक भी होता है। तो बस इनके ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। फिर आगे गलियां हैं। तो और एस ब्लॉक में है 1 और 2, सिर्फ 1 और 2 ग्रुप। ये बीच के 3 से 12 तक है डी ब्लॉक, और ये नीचे वाला सारा है ये है एफ ब्लॉक, ठीक है। अब इसमें देखो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s1, 3 नंबर है उसका। बेरिलियम में 4, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेरिलियम की, 1s2, 2s2। तो इसमें हो गए ना इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में फिल। अब नेक्स्ट तो पी जाएगा, तो तभी वो बोरोन में पी को रख दिया, उधर रख दिया, पी आ गया। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, बोरोन का नंबर क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, 5 नंबर आ गया। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, 1s2, 2s2, 2p1। अब पी शुरू हुआ ना, अब जब तक पी पूरा फिल नहीं हो जाता नियॉन तक, 2p6। अब 2p6 के बाद क्या आएगा, 3s1। तो ये s में आ गया फिर से, बट यहाँ पर आखिरी इलेक्ट्रॉन p में जा रहा था। सो p1 से p6 ये सारे p में आते हैं। यहाँ पर d शुरू हो जाता है बीच में, d आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है, तो d एंड f की बात नहीं कर रहे। 11th क्लास में s और p की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इनको ब्लॉक्स में हम क्लासीफाई करते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 119, ऑल्सो प्रेडिक्ट इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके,
सो यहाँ पर 119 मेरे पास दे रखा है एटॉमिक नंबर। सो पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स तो 18 है ना, सो 118 है। सो मुझे 119 का कैसे पता चलेगा? ग्रुप नंबर भी बताना है, उसकी वैलेंसी बतानी है। जहाँ वैलेंसी जिसको नहीं भी पता कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन, और वो हमारा टॉपिक भी है। बट 10th क्लास में आप देखते हो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी वो सेम ही चीज है, तो वो सब बताना है। एंड हमें इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बतानी है। ओके, सो यहाँ पर लेट्स गो बैक टू द पीरियोडिक टेबल। जैसे मैं क्या बताऊं, यहाँ पर दिखाती हूँ अच्छे वाला, ये पीरियोडिक टेबल है, ये एलिमेंट 118 इधर है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है जो 118 अगर ये है तो 119 कहाँ आएगा? यहाँ पर। तो वो कौन से ग्रुप में हुआ? 1 में। सो वो एलिमेंट है 1 ग्रुप में यहाँ पर। तो उसकी वहां पर ग्रुप 1 में वही एलिमेंट हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है 1s1 2s1 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। तो इसकी कितनी होगी? 8s1। और सोडियम के ऊपर क्या चार्ज रहता है? सोडियम का चार्ज रहता है Na पॉजिटिव, तो लिथियम पॉजिटिव, मतलब ये भी क्या है? सिंगल चार्ज ही प्रेजेंट होगा जो भी एलिमेंट है। सपोज मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। सपोज मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ M, मेटल है ना, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये है ग्रुप नंबर 1 में, और इसकी वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी भी 1 ही है, वैलेंसी भी 1 है मेरे पास। अब इसकी वजह से अब उन्होंने पूछा है इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो मैंने बता दी थी 8s1 8s1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो सब चीज़ें मैंने बता दी, डन। अब जैसे और कुछ पूछा होता कंपाउंड कैसे बनाता है, जैसे सोडियम अगर ऐसा कंपाउंड बनाता है तो ये कैसा बनाएगा? M2O, सिंपल। तो इतना इजी था, है ना, ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और बट हाँ, पहली बार जाकर ऐसे गुम हो सकते हो कि यार 119 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम कैसे बताएं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है, सो डन विद दिस पार्ट। नाउ अब हमारा एक अलग टॉपिक शुरू होता है जिसमें हम बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। ट्रेंड्स की बात करते हैं। ट्रेंड्स मतलब इधर उधर मूव करना है। जैसे आप अज्यूम करो, जैसे मैं अभी नीचे खड़ी हूँ, तो टाइल्स कैसे स्क्वेयर्स बने हैं जैसे चेस के हों, तो चेस में अगर आप इधर उधर मूव करते हो तो पूरी गेम ही पलट जाती है ना। सो यहाँ पर गेम कैसे पलटेगी या कैसे ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं, जब वो ऊपर नीचे कोई भी एलिमेंट, देखो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, फिर से मुझे पीरियोडिक टेबल में दिखाना पड़ेगा, इस एलिमेंट को यहीं पे क्यों प्लेस करा है, ये यहाँ पर क्यों नहीं है, यहाँ पर मरकरी है, मरकरी यहाँ पे क्यों नहीं बैठा है। तो हर पॉइंट का, हर चीज का कोई ना कोई रीजन है। तो यहाँ पर इसका रीजन क्या रहेगा, कि ऐसा रीजन क्या है, या अगर मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ या मैं इस साइड जा रही हूँ तो क्या फर्क पड़ रहा है प्रॉपर्टीज पे। तो पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास 3-4 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस मतलब एटम का एक रेडियस। तो वो कैसे पता चलता है, वो हम कंसीडर करते हैं इन चीज़ों को, कि वो तो बहुत ही छोटा है ना, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम दो चीज़ें ही लेते हैं, कोवलेंट रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। कोवलेंट रेडियस का मतलब, पहली बात एटॉमिक रेडियस सबको पता है, अगर ये दो एटम्स ने ज्वाइन कर रखा है तो इनके बीच का ये जो है, दिस इज द वन डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर। तो इसका फुल को लेंगे और इसका हाफ कर देंगे, तो ये चीज़ हमारे पास ऐसे आ जाती है। दिस इज एटॉमिक रेडियस। और इसका ना काफ़ी इंटरेस्टिंग वे है एक्सप्लेन करने का। तो जैसे ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड, तो पीरियड के अलॉन्ग क्या होने वाला है, जैसे हाइड्रोजन इस साइड है एंड हीलियम इधर पड़ी है, देन इसके नीचे है लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर यहाँ पर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड, ये है फर्स्ट पीरियड। अब यहां पर हमें पीरियड के रॉन्ग मूव करना है। पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। सो अब यहां पर क्या होने वाला है, मैं सिंपल ऐसे सिंगल लिख देती हूँ लाइन कि ये डिक्रीज कर रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो समझ में आ जाएगा कैसे हुआ, नहीं आएगा ना, तो वो समझना है। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, बेरिलियम का 1s2 2s2। अब यहाँ से क्या है 1s2 2s2 2p1 2p2
2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। क्या चीज नोटिस कर रहे हो? अगर ये न्यूक्लियस है तो पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, ये 2p इंक्रीज हो रहा है ना, ये 2p है। अब पहली बार क्या हुआ, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पड़ गए, सबकी 1s2 में है, इन सब में भी 1s2 है, सब में इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब 2s में भी इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 था, इसमें 2 हो गया, चलो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। बट आगे जो p शेल है इसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो वो कैसे होंगे? यहीं पर 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हो रहे हैं। बट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी तो बढ़ रहा है ना, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नंबर तो सेम रहता है। 1 2 3 4 +5 +6 +7 +8 +9 +10, तो ये तो प्रोटॉन का काउंट है। तो अब जितना पॉजिटिव उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो हो क्या रहा है, न्यूक्लियस पे चार्ज जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता जा रहा है बट शेल का नंबर नहीं बढ़ रहा, शेल वहीं पे है, इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो रहे हैं। सो उसकी ग्रिप स्ट्रांग होती जा रही है, न्यूक्लियस स्ट्रांग हो रहा है ना, इधर लेफ्ट टू राइट जाते जाते न्यूक्लियस की ग्रिप जो है वो स्ट्रांग हो रही है। इसको केमिस्ट्री के टर्म में कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अब ऐसे अज्यूम करो कि एक घर में 4 बेटे हैं, है ना, अब 4 बेटों की 4 बीवियां आएंगी और एक आधी मेड रखी है, मम्मी भी है, तो उनके बच्चे हो रहे हैं, तो दादाजी तो मेन पर्सन है ना घर को हैंडल करने वाले, तो वो क्या कर रहे हैं, अब घर में तो सभी है ना, तो दादाजी की ग्रिप स्ट्रांग हो रही है, दादाजी ग्रिप स्ट्रांग है, जितने लोग आ रहे हैं वो सब उनको ओबे कर रहे हैं, तो उनकी ग्रिप उतनी स्ट्रांग होती जा रही है, क्योंकि लोग किसी और सिटी में शिफ्ट नहीं हो रहे, वो कहीं किसी और शहर में जाकर नहीं बसे, वो सेम ही घर में ऐड होते जा रहे हैं, तो उनकी जो जो पूरी पावर थी घर के ऊपर अब वो सबके ऊपर आ गई है। तो सेम चीज़ न्यूक्लियस के साथ हुई है। तो जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो रेडियस है वो डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो। तो जो लेफ्ट साइड पे सारे एलिमेंट है उनका साइज सबसे बड़ा है और जो राइट साइड पे है उनका सबसे कम रहना चाहिए। बट जो नोबल गैसेज आ जाती हैं 18 ग्रुप के एलिमेंट्स, उनमें क्या रहता है, वैन वाल रेडियस, इन सबका तो कोवलेंट और आयनिक रेडियस रहेगा। मेटल्स के केस में मेटेलिक रेडियस, नॉन मेटल्स के केस में कोवलेंट रेडियस, बॉन्डिंग के हिसाब से। बट ये जो नोबल गैसेस हैं इनका रहता है हमारे पास कैसा रेडियस, उनका रहता है वैन वाल रेडियस, क्योंकि वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रही। देखिए मैं समझाती हूँ, ये चीज़ें तब पॉसिबल हैं जब वो इंटरेक्शन करना चाहें, बट नोबल गैसेस तो किसी के साथ कोई लिंक नहीं रखती, वो फ्री हैं, वो नोबल हैं, तो उनका एक अपना रेडियस रहता है बड़ा। तो यहाँ तक साइज काफ़ी छोटा डिक्रीज कर रहा है, बट इनका साइज इससे बड़ा होगा, ठीक है। अब ये तो पीरियड के अलॉन्ग था, व्हाट इज हैपनिंग अलॉन्ग ग्रुप, ग्रुप के अलॉन्ग क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 6s1, सीजियम फ्रेंशियम में और 7s1 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही ऐड हो रहा है, एस तो सेम ही रही, बट हो क्या रहा है, 1s1 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, रेडियस बढ़ रहा है। कैसे रेडियस बढ़ रहा है, क्योंकि ये देखो कहाँ 1 था, कहाँ 6s पे पहुंच गया, बीच में sp pd fb आएंगी एंड तक जाते जाते, तो ग्रुप में जाते जाते जो साइज है एटॉमिक रेडियस ये करता है इंक्रीज एज यू गो डाउन, एज यू गो डाउन, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो साइज जो है वो इंक्रीज करता है। अब क्या हो रहा है, नीचे आते आते न्यूक्लियस यहीं पर है, न्यूक्लियस का भी तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, नीचे आते आते लिथियम से सोडियम में 10-10 का फर्क पड़ गया, फिर और ज़्यादा पड़ गया। हाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, बट जो इलेक्ट्रॉन अब ऐड हो रहे हैं वो दूर जा रहे हैं,
अब घर वही है, चारों बेटों की शादियां होगी, अब चारों बेटों ने सोचा कि हम रीलोकेट कर लेते हैं, हम कहीं और चले जाते हैं, हम किसी और शहर में शिफ्ट हो जाएं। सो जो वो यूरोप चले गए, वो कनाडा चले गए। अब दादाजी तो बोलते थे 6 बजे के बाद घर के सब अंदर होने चाहिए, लेट नहीं आएगा कोई। बट अब अगर कोई कनाडा बैठा है, वो चाहे किसी टाइम पे भी आए, दादाजी कैन नॉट कंट्रोल दैट पर्सन। अब उनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो बच्चे अब यहाँ जाकर बैठे हैं। तो दादाजी को तो दिख ही नहीं रहे, वो चाहे रात के 10 बजे आए, 5 बजे आए, कुछ भी करें, नहीं पता चल रहा। तो सेम चीज हो रही है, ठीक है। तो दूर जाते जाते बट रास्ते में क्या हो रहा है, रास्ते में ना और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो वो एक स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर होगा हमारे पास। नेक्स्ट उसको पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे होता है। बट ये समझ में आ गया यहाँ पर कि क्या हो रहा है, जब भी आप टॉप से बॉटम मूव करते हो, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। बट जब आप पीरियड में मूव कर रहे हो तो साइज लेफ्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये है एटॉमिक रेडियस की बात। सेम फॉर कोवलेंट रेडियस, सारे रेडियस के लिए सेम ही रहेगा। कोवलेंट रेडियस क्या होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड आपने 10th क्लास में करा है, दिस इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, तब कोवलेंट रेडियस कैलकुलेट करा जाता है, और ये नॉन मेटल्स के साथ होता है। ये हो रहा है नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है। इसके फॉर्मूला से सिर्फ आपको यही चीज पूछी जाती है कि कैसे इनके साइज बढ़ या डिक्रीज हो रहे हैं। मेटेलिक रेडियस क्या होगा, जो मेटल्स हैं सारी, उनका मेटेलिक रेडियस रहेगा। दो मेटेलिक एटम्स के जब ज्वाइन करने पर उनका रेडियस कैलकुलेट करते हैं। बस इतना याद रख लीजिए कि मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, सब का ट्रेंड सेम है, ठीक है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, कितने सही से कर्व बनाई है मैंने। सो यहाँ पर क्या है, जब ये रास्ते में इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये ना ऐसे ना शील्ड सी बना लेंगे। शील्ड सी ऐसे बनाएंगे कि ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये इनको देख नहीं पा रहा, ये न्यूक्लियस को देख नहीं पा रहा। मतलब अगर सपोज मेरी और आपकी क्लास चल रही है और मेरे बीच में मैं ऐसे कर लूँ, तो मेरे हैंड्स क्या कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग एज अ शील्ड, है ना। दे आर एक्टिंग एज अ शील्ड, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, आप लोग मुझे नहीं देख पाएंगे, मेरा फेस नहीं देख पाएंगे। सो यहाँ पर ये शील्डिंग इफेक्ट है। शील्ड सी बन जाती है यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो जो एस ऑर्बिटल है, उनका जो शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा रहता है, वो सबसे ज़्यादा है। पी का उससे कम, डी का उससे कम, एफ का सबसे कम। तो अगर एस के इलेक्ट्रॉन है, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है। तो जैसे 2s एंड 2p की बात करें, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक में आएगा बात होगी। तो 2s एंड 2p में स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा है, 2s का। इस चीज़ को यहाँ पर याद रखना, ये चीज़ आगे जाके काम आने वाली है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, जब भी साइज इंक्रीज डिक्रीज होता है तो दो चीज़ें आती हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन, अगर ये न्यूक्लियस की ग्रिप स्ट्रांग है अट्रैक्शन की वजह से, साइज छोटा होगा। और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है तो फर्क नहीं पड़ रहा, तो साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो नीचे आते आते, मैंने यहाँ पर भी बोला था, नीचे आते आते स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का। वो इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है इसको। कनाडा में बच्चा बैठा है, वो नहीं दिख रहा पेरेंट्स को, घर के सामने तो अगले रूम में बैठा है तो देख लेंगे जाकर, वैसी चीज़ है, ठीक है। सो ये यहाँ पर हो गया इसका। अब एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, लेट्स ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आंसर है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन पिकोमीटर। दो वैल्यूज दे रखी हैं, आपको बताना है फ्लोरीन का साइज क्या है, नियॉन का साइज कौन सा है, किसका बड़ा होगा। मैंने क्या बताया था, जब लेफ्ट टू राइट जाते हो, फ्लोरीन यहाँ पर है, नियॉन यहाँ पर है, ये 17 ग्रुप में है, ये 18 ग्रुप में है। तो फ्लोरीन जो है उसका साइज सबसे छोटा है, नियॉन क्या कर लेती है, इसका वैंडरवाल रेडियस हो जाता है। इसका वैंडरवाल रेडियस क्यों होता है, बिकॉज ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रही। फ्लोरीन तो शेयरिंग कर लेता है, कोवलेंट रेडियस बन जाता है ना, मेटल्स का आपस में मेटेलिक रहता है। इसके केस में यहाँ पर नियॉन क्या करती है, ये एक नोबल गैस है, ये नोबल गैस है, तो ये बॉन्डिंग नहीं करी, तो इसका रेडियस ज़्यादा होगा। तो दोनों का सेम नहीं हो सकता, फ्लोरीन का ज़्यादा नहीं हो सकता। सो ए ऑप्शन इज राइट। सो ये जस्टिफिकेशन भी है आंसर की,
ठीक है, व्हेन वी मूव, अच्छा आंसर ऐसे लिखते हैं, व्हेन वी मूव अक्रॉस अ पीरियड साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एडेड इन द सेम शेल। बट जब आप मूव करते करते यहाँ नोबल गैसेस तक पहुंचते हो, नोबल गैसेस डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ बॉन्डिंग, दे हैव वैन डर वाल रेडियस विच हैव ग्रेटर वैल्यूज। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। कुछ बच्चे होंगे जिनके राइटिंग अच्छी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मेरी भी हैं, सो उनके लिए इस चैप्टर में आंसर्स करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है आयनिक रेडियस। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आयनिक रेडियस क्या बताता है? आयनिक रेडियस में दो चीजें आती हैं, कैटायन एंड अनायन। आयन क्या होता है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, जैसे सोडियम, पहले सोडियम की बात करते हैं। सोडियम से बना सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये कैटायन है। एनाइन क्या होता है? Cl नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, ये बन गया Cl नेगेटिव। अब क्या होगा इन दोनों में, कैटायन एंड एनाइन में? इसकी कन्फिग्रेशन क्या थी? 1s2, सोडियम का नंबर है 11, 2s2, 2p6, 3s1। इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, मतलब इसका ना साइड ऐसा था, 1 2 1s 2s एंड 3s ऐसे थी। अब यहाँ पर क्या हो चुका है, ये 2s 2p का एक रहेगा क्योंकि n इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर क्लोरीन के केस में क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसकी 3 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 5 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया, तो टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक शेल डिक्रीज कर गई। यहाँ पर कन्फिग्रेशन क्या बनेगी अब? 1s2, 2s2, 2p6, तो ये 2p6 रहेगी सिंगल, 2p6 हो गया। अब यहाँ पर तो 3 थे, अब जब कैटायन बना तो 2 रह गए, तो सिर्फ 2 रह गए, तो साइज क्या हो गया? छोटा। तो कैटायन का साइज छोटा हो जाता है। देखो जैसे ये है पेरेंट एटम, ये तो है गेन का, ये लॉस का। देखो पहले इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन इसकी शेल्स, कैटायन का साइज स्मॉलर क्यों हो जाता है? दो तरीके हैं यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन करा, कि या तो शेल ही निकल जाए, शेल निकल गई। अब शेल निकलने के बाद सपोज शेल नहीं भी निकल रही, सपोज शेल नहीं निकल रही है किसी में, तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर कितने बचे? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस पे तो सेम चार्ज रहा, सपोज इस पे चार्ज है +5, इस पे भी चार्ज क्या ही रहेगा? +5, क्योंकि हम तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इसने कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 5 चार्ज, 5 पॉजिटिव 5 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर रहा था, अब एक निकल गया। अब न्यूक्लियस की ग्रिप और स्ट्रांग होगी क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन संभालने हैं अभी, तो साइज श्रिंक कर जाता है क्योंकि न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ गई। तो कैटायन का साइज जो है ऑलवेज स्मॉलर रहेगा, कैटायन का साइज हमेशा स्मॉलर रहेगा जब भी एटॉमिक रेडियस की, आयनिक रेडियस की बात होगी। ठीक है, तभी मैंने जो प्रीवियस रेडियस करवाया उसमें मैंने इसकी बात नहीं करी, है ना। बट अगर मैं अनाइनिक रेडियस की बात कर रही हूँ, अनाइनिक रेडियस, ये जैसे क्लोरीन की बात कर लो, सपोज ये क्लोरीन है, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, पॉजिटिव नेगेटिव, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन को हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पर -18 इलेक्ट्रॉन, बट 17 चार्ज तो उतना ही रहा, 17 चार्ज तो उतना ही रहा। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो अब सोचो घर में शादी हुई है और एक ऐसी बहू आ गई है जिसकी घर वालों के साथ बन नहीं रही, वो अपनी मर्जियां कर रही है, तो अब दादाजी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो बस वो चीज़ हो गई है। एक एक्स्ट्रा पर्सन आ गया तो ग्रिप लूज हो गई थोड़ी, तो साइज अनायन का हमेशा बिगर होगा, ओके, वो ग्रिप लूज हो गई है। अब वो कैसे हैंडल करें? वो पहले ही 17 को हैंडल कर रहे थे, अब आपने एक और ऐड कर दिया, तो उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो इसी वजह से जो अनाइन का साइज है वो हमेशा बड़ा होगा, कैटाइन का छोटा होगा। ठीक है, सो ये दो चीज़ें याद रखनी है,
कटाइनिक रेडियस, एनाइनिक रेडियस, एनाइनिक ऑलवेज बिगर, कटाइनिक हमेशा छोटा, ये होते हैं आयनिक रेडियस। बाकी ट्रेंड सेम फॉलो करेंगे, ग्रुप में जाते हुए इंक्रीज, पीरियड में जाते हुए डिक्रीज। डन। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, एक इंटरेस्टिंग है, सोचो इसके बारे में, लाइक हु इज थिंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ स्पीशीज। आयोडीन है, आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्या सीन रहेगा? कटायन का साइज होना चाहिए सबसे स्मॉलर, कटायन का साइज स्मॉलर होगा, एंड जो अनाइन का साइज है वो बिगर होगा, है ना। अनाइन का साइज किसमें, कटायन का साइज बिगर बोला है यहाँ पे, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर भी कटायन का साइज अनाइन के साइज से बिगर बोला है, ये भी नहीं पॉसिबल। अब यहाँ पर बोला है कि सबसे बड़ा है आइसोलेटेड, मतलब सिंगल, जिसमें कुछ भी चेंज एक्सचेंज नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है, सो ये भी गलत। तो कटायन का सबसे छोटा, उससे बड़ा जब कुछ भी नहीं करा हमें इसे, और सबसे बड़ा एनायन का, तो डी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, सो बी रेडी फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। थ्योरी के तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, हिस्ट्री के आ जाएंगे क्वेश्चंस, या इसके ट्रेंड्स के ज़्यादा आते हैं, बट ट्रेंड्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड फेमस हैं इन ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे कि आगे हम करने वाले हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जिनमें आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन, तो सेम इलेक्ट्रॉन रहे, तो वो एलिमेंट डिफरेंट रहेंगे बट उनमें इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे पास पहले आप इनके चार्जेस देखो, इनके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं, नाइट्रोजन का 7 है, इसको न्यूक्लियर चार्ज लिखा है, इसको लिख लो एटॉमिक नंबर, तो ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन सबके दे रखे हैं, तो सब तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। नाइट्रोजन में 7 है, मैंने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो 7 + 3 10। ऑक्सीजन का नंबर 8 है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, सो कितना हो गया 10। फ्लोरीन में भी सेम, फ्लोरीन में क्या है 9 है, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया 10। सेम फॉर नियॉन का तो कुछ भी नहीं हुआ 10, सब में 10 10 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा एक कटायन की एग्जांपल दे देती हूँ, इसका एल्यूमिनियम का नंबर है 13। अब इसमें मैंने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, कितने बचे 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में कितने हैं प्रोटॉन 30 प्रोटॉन। अब 13 प्रोटॉन मिलकर सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल रहे हैं, तो साइज बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा साइज। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ही कटायन का साइज छोटा, जितना ज़्यादा चार्ज ऑन एन अनायन उतना ही बड़ा वो होता जाएगा, और इनके बीच में इंटरेक्शन बहुत अच्छी होगी। जितना बड़ा अनायन, जितना छोटा कटायन, उतना ही स्ट्रॉन्ग उनकी इंटरेक्शन होगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इनके चार्जेस का ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है, कंसीडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, O2 नेगेटिव। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है किसका, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक रेडियस। एनायन का रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, एनायन का रेडियस O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, तो O2 नेगेटिव, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ही बड़ा साइज होगा। इससे छोटा होगा फ्लोरीन का, जितना छोटा चार्ज उतना ही, जितना बड़ा चार्ज 2 ज़्यादा है या 1 ज़्यादा है या छोटा है, 1 छोटा है तो बड़ा है मैग्नीशियम, तो उतना ही छोटा होगा। सेकंड पे आता है सोडियम एंड लास्ट में आता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीशियम में क्या हो रखा है, मैग्नीशियम का नंबर है 12, 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स, 12 प्रोटॉन्स। सोडियम में क्या है 11 प्रोटॉन्स बट 10 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन चार्ज मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल रहे हैं, यहाँ पर 12 मिलकर 10 को संभाल रहे हैं, तो इसका साइज और छोटा हुआ ना, इसीलिए। ऑक्सीजन के नंबर है 8 बट इलेक्ट्रॉन हो गए 10, इसका नंबर है 9 बट इलेक्ट्रॉन हो गए 10, सो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है। और इसका साइज वैसे भी छोटा रहता है जब हम पीरियड में मूव करते हैं। सो
दिस इज़ दी सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में कंफ्यूज नहीं होना, ये जो सारे मैंने समझा दी हैं चीज़ें, इन चीज़ों पे फोकस करना है एंड ध्यान से समझना है चीज़ों को, लॉजिकली सोचो, क्रैम मत करना, अदरवाइज क्रैम करते करते इतनी सारी ट्रेंड्स आ जाएंगी, आप सारी में कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये है बहुत ही अच्छा वाला ट्रेंड, जैसे एक ये देखो क्या हो रहा है, शुरू से दिखाती हूँ। सोडियम घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, साइज क्या हो गया, छोटा। क्या वो अपने आप निकल सकता है? मेरे हाथ से ये पेन है, क्या ये पेन अपने आप ही कोई मैं फेंक दूंगी, दे दूंगी किसी को? ये इतना महंगा आता है, नॉर्मल पेन नहीं है। क्या मैं फेंक दूंगी? तो आपको छीनना पड़ेगा, है ना, छीनना पड़ेगा। जब भी वो अपने आप यार खुश थे, सोडियम ने हैंडल कर रखा था। तो एक सोचो, एक ऐसा बच्चा है एक दादाजी के घर में, वही 4 बेटों वाले एग्जाम्पल ले रही हूँ, मतलब ये हाइपोथेटिकल है सारा, मेरा कुछ भी ये नहीं है, वैसे मैं अपनी फैमिली नहीं अज्यूम कर रही, बट सोचो दादाजी हैं और उनकी फैमिली में 4 बच्चे हैं। तो उनमें से एक बच्चा सोच रहा है कि मैं बाहर जाऊं, मैं किसी और कंट्री में मूव कर जाऊं, मेरे से घर में रहा नहीं जाता, या मुझे अपने फ्यूचर डेवलप करना है, सब कुछ करना है, ग्रो करना है। अब अगर वो बहुत ही ज़्यादा अटैच है मम्मी पापा भाई बहन से और कभी घर से बाहर नहीं रहा है, उसको वहाँ से निकाल कर हॉस्टल में डालने या किसी और सिटी में भेजने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, लगेगी ना। बट अगर सोचो कोई नई बहू आई है और उसका तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा, वो भी तो एक्स्ट्रा पर्सन है ना घर में, तो अगर अब उसका मन नहीं लग रहा, तो दादाजी के मन में सिंपैथी तो है, तो वो बोल रहे हैं बहू जा, अपने मायके जा या कहीं पे घूमा। तो उसका मन करेगा मैं किसी और शहर शिफ्ट हो जाऊं, तो वो जाने देंगे कि ठीक है जहां पर तुम लोग खुश हो चले जाओ। तो बहू तो छोड़ के चली जाएगी क्योंकि वो तो नई नहीं आई है अभी। सो सेम थिंग इज हैपनिंग। तो उसको जाने में एनर्जी कम लग रही है क्योंकि वो ज्यादा अटैच नहीं है। बट जो बहुत ही ज्यादा अटैच है उसको जाने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। जो न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अटैच है वो नहीं निकलेगा, वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। बट अगर वो नहीं है दूर, ज्यादा मतलब दूर हो गया, थोड़ा स्क्रीन आ गई है बीच में, तब वो निकल जाएगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ध्यान से सुनना, आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम। ये आइसोलेटेड मतलब जिसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात। अब इसके भी ट्रेंड्स हमें करने हैं। ये गैसीय साइन बन गया, सोडियम से सोडियम पॉजिटिव चला गया। अब इसकी यूनिट्स हैं केजे, किलो जूल पर मोल। प्रोसेस है एंडोथर्मिक। देखो आपको बॉन्ड तोड़ना है, वो स्ट्रांग थे, उनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव, वो खुश थे, आपको बेटे को भेजना है हॉस्टल, तो आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, आपकी एनर्जी लग रही है ना। और जब भी कहाँ पे एनर्जी लग रही है, और मैं अगर शिफ्ट कर रही हूँ किसी एक सिटी से दूसरी सिटी, तो मेरी कितनी एनर्जी लग रही है ना। मतलब प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक। एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, एनर्जी यूज हो रही है। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, एंडोथर्मिक का मतलब वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में बात कर लेते हैं पीरियड के लॉन्ग एंड ग्रुप के लॉन्ग। ग्रुप के लॉन्ग पहले करते हैं। ग्रुप्स में क्या हो रहा है, फिर से वही सब लिखना पड़ेगा, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। मैं इसलिए बार बार लिख रही हूँ ताकि बार बार आपकी नज़र जाए, और जैसे मेरे को पता ही है सीक्वेंस, आपको वैसे ही याद रह जाए, ठीक है। तो हर बार मैं लिख रही हूँ, ऐसा मत सोचना कि पता ही है, बट लिखना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1s2, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5, 6 हो जाएंगी। बीच में इलेक्ट्रॉन्स ने शील्ड कर लिया, यहाँ पर शील्ड बन गई है, तो मैंने येलो से दिखा दी। सोचो मतलब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं इन केस ऑफ पोटाशियम। सोचो तो पोटाशियम एंड लिथियम में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। पोटाशियम एंड लिथियम में लिथियम का साइज है छोटा, वो न्यूक्लियस के है बहुत क्लोज, छोटी सी फैमिली है, 4 लोग हैं, तो बहुत मुश्किल होती है, फिर घर पे ही रहते हैं बच्चे, मतलब जाते हैं पर बहुत याद आती है उनको फिर। तो यहाँ पर लिथियम का साइज बहुत छोटा है, 2s2s ही है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही क्लोज है न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट। बट जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हो, डिस्टेंस बढ़ गया, दूरियां बढ़ चुकी हैं,
अब इसको मतलब नहीं है, बोलते जाना तू जा, क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा, तो जाओ जी जहाँ मर्जी जाओ। तो इस इलेक्ट्रॉन का निकलना काफ़ी ईजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है? क्योंकि न्यूक्लियस के रास्ते में और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। मैंने आंखें ऐसे बंद कर ली, आप मेरे सामने बैठे हो, तो पीछे वाला बच्चा उठ के कहीं मर्जी भाग जाए, मुझे कैसे पता चलेगा, है ना? सो ये चीज़ है। तो जब आप ग्रुप में मूव करते हो, ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, तो नीचे वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। बट अगर मैं पीरियड की बात करूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अब इधर जाते जाते क्या हो रहा है, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, जैसे 1s2 2s1 2s2 2p1 2p2 2p6 2p5 तक, तो सेम ही शेल है 1 2 3। तो साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज सेम है, मतलब ये शेल नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो सेम में ही ऐड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ग्रिप स्ट्रांग हो रही है, जब जितनी स्ट्रांग ग्रिप है उतना ही निकालना मुश्किल है। तो पीरियड में जाते जाते आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, तो फ्लोरीन से आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये जो इस साइड बच जाती हैं 13 ग्रुप के उधर, वो नॉन मेटल क्यों है? क्योंकि नॉन मेटल कभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं देती, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं। तो इसका कभी ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं लेगा, बोरोन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन कभी पॉजिटिव चार्ज में नहीं आएंगे, क्योंकि वो देना नहीं चाहते, वो नहीं देंगे, क्योंकि इतना स्ट्रांग है वो तो ग्रिप। बट इनके पास जो बिल्कुल कॉर्नर ग्रुप 1 में है, वो क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा देते हैं। इसीलिए लेफ्ट साइड पे सारी मेटल्स, राइट साइड पे सारी नॉन मेटल्स होती हैं। दिमाग में पीरियोडिक टेबल को अज्यूम जरूर करना, एंड साथ में पीरियोडिक टेबल को ओपन करके रखो, ठीक है? क्योंकि मैं हर स्लाइड पे ऐड नहीं कर सकती, बट यहाँ पर याद रखना, ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी एंड पीरियड में इंक्रीज। इसको नहीं समझ आया, दोबारा से थोड़ा सा रिप्ले करके सुन लो, ठीक है? ये सब कुछ एटॉमिक साइज से लिंक्ड है। ओके, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। अच्छा, एक चीज और बता दूं, मैंने मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, सो दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने मैग्नीशियम से, इसी से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये क्या बन जाएगा, +2 प्लस इलेक्ट्रॉन IE1, तो ये है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसमें 12 थे इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन थे। अब कितने बचे, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रिप ना थोड़ी स्ट्रांग हो चुकी है, ग्रिप थोड़ी स्ट्रांग हो चुकी है। मैग्नीशियम, अब यहाँ पर अगर मुझे इसी स्ट्रांग ग्रिप वाले में से एक और निकालना पड़े तो मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। सो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 से। मतलब लिथियम की देखो, 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकल ले, तो क्या बचा, लिथियम पॉजिटिव, तो इसमें कितनी है 1s2, बहुत हाई है। सेकेंड टाइम ये तो एक निकाला तो IE1 हो गई, बट आगे आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी स्टेबल कन्फिग्रेशन और साइज बहुत ही छोटा। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर लिथियम इज वेरी वेरी हाई, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला है, ठीक है? अभी हमें पूछा है कि किसका सबसे इजी है इलेक्ट्रॉन निकालना। पहले तो हमें पता हो इनकी पोजीशन कहाँ पर है। सोडियम है इधर 11 पे, मैग्नीशियम है इधर, एल्यूमिनियम है 13 ग्रुप में, सिलिकॉन है इधर, सिलिकॉन मतलब कार्बन के नीचे है 13 14, अरे इसके साथ ही है ये सिलिकॉन। सो ये है कार्बन के नीचे। अब यहाँ पर ये पीरियड में मूव करते करते साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो रिमूव करना इलेक्ट्रॉन उतना ही डिफिकल्ट। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल किस में होगा हमारे पास, सिलिकॉन में, एल्यूमिनियम से मुश्किल होगा, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन में, एल्यूमिनियम में मुश्किल होगा। बट अगर मैं बात करूँ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम की कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं, 12 नंबर 13 नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2, 12 electrons. But in case of aluminium, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1,
एस का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही स्ट्रांग है, न्यूक्लियस के साथ बहुत ही अच्छे से अटैच है और ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है। एस जो है फुली फिल्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज स्टेबल, बट इन दिस केस पी आ गई है, 3s एंड 3p, चाहे 3 नंबर सेम है बट एस की जो शील्डिंग इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है, न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, तो पी नहीं है, तो पी से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है। सो मैग्नीशियम की इससे ज़्यादा होगी, बट सोडियम के केस में तो 3s1 ही है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन, ये तो चाहता है मेरे से इलेक्ट्रॉन निकले, तो इससे निकालना ईजी है। सो इसमें किसकी ज़्यादा है, मैग्नीशियम की। तो जिसमें ये ट्रेंड दे रखा है दैट इज द राइट आंसर। कौन सा वाला दे रखा है ये, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो समझ में आया मैंने क्या बताया। देखो ये वन शॉट वीडियो है, इसमें थोड़ा अगर मैं फास्ट करवा रही हूँ वो इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि हमें ख़त्म करना है पूरा चैप्टर और आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बची हैं, बट आई होप सो दिस पार्ट इज़ क्लियर। जितना, ये फैक्ट याद रखना, जितना साइज़ छोटा उतना ही निकालना मुश्किल है, और जितना ही स्ट्रॉन्ग उस पर चार्ज है, पॉजिटिव है, उतना निकालना मुश्किल, एंड इसके साथ ही अगर वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तब भी निकालना मुश्किल है। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब दोबारा से शुरू करो। फ्लोरीन घूम रहा है, डेस्परेट है कि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो गया, गैसियस एटम बन गया। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फ्लोरीन में वैलेंस शेल में 9 है इसका नंबर, कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p5। हाँ, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर करते हो तब भी पूछते हो मैम ये कैसे याद रखनी है, जैसे अब मैं बार बार लिख रही हूँ आप भी बार बार लिखोगे, अपने आप आपको पता भी नहीं चलेगा कभी याद हो गई ये सारी। ठीक है, सो 2p5 कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन, न्यूक्लियस पे +9 है। अब जब आयन बन गया कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, बट पॉजिटिव कितना है, 9 पॉजिटिव। अब हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो ये क्या बन गया, 2p6। 2p6 मतलब इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 2 में देखो 2 2 2 + 5 8, 2 + 6 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन अब पूरे हो चुके हैं, बहुत स्टेबल हो चुका है। तो जब आप स्टेबल हो जाते हो, पहले तो बहुत डेस्परेट हो, तो सोचो कि इंसान है उसकी शादी होने वाली है एंड वो ना बहुत ही ऐसे लाइक एज हो चुकी है, सब पीछे पड़े हैं, रिश्तेदार आते हैं घर पे पूछते हैं और बेटा शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो। अब उसकी शादी हो जाए, है ना, वो डेस्परेट था बहुत ज़्यादा, वो डेस्परेट था बहुत ज़्यादा शादी करने के लिए, अब उसकी शादी हो जाए, है ना। अब जब शादी होगी तो धूमधाम से करेगा, घर वाले खुश होंगे कि फाइनली ही सेटल्ड। तो जब खुशियाँ होती हैं तो दे रिलीज एनर्जी, किसी शादी वाले घर में जाना देना, अपने आप ही खुश हो जाओगे कि वाह कितना अच्छा, सब खुशी खुशी के माहौल में घूम रहे हैं, मिठाइयाँ मिल रही हैं, खुश हो जाते हो, एनर्जी रिलीज हो रही है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए अगर वो गेन कर रहे हैं। नॉन मेटल्स के लिए ये वैल्यू नेगेटिव रहती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, बट पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जीरो एंड पॉजिटिव फॉर नोबल गैसेस। क्यों, क्योंकि नोबल गैसेस क्या है, उनकी तो उनको क्या ज़रूरत है क्या इलेक्ट्रॉन गेन करने की, नहीं है ना, उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, वहाँ पर ऑलरेडी स्टेबिलिटी है। तो नोबल गैसेस के लिए इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी एज वेल। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगी दैट इज जीरो फॉर नोबल गैसेस, वो नोबल गैसेस के लिए जीरो होने वाली है। एंड हेलोजन्स के ग्रुप के लिए, ग्रुप 17 में बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए, इसीलिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबसे ज़्यादा नेगेटिव। ओके, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगी, देखो केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, करेंगे क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगी। अब इसका ट्रेंड समझ लेते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनका आयन बनेगा तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। नीचे आते आते साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, साइज इंक्रीज, नीचे आते आते 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा आके आ गया तो न्यूक्लियस की ग्रिप उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रांग हो गई, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल है न्यूक्लियस, उसके पास सिर्फ 2 ही शेल्स हैं हैंडल करने के लिए, वो कर लेगा,
है ना, 2 ही लोग है फैमिली में, हैंडल करना ईजी है। इसकी इतनी बड़ी फैमिली होगी, आयोडीन की सोचो इतनी बड़ी फैमिली, अब एक इलेक्ट्रॉन इतनी दूर से इसको पकड़ना है, खुद लॉजिकली सोचो क्या पॉसिबल है? तो इसको पकड़ना इसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि रास्ते में स्क्रीनिंग इफेक्ट वाले भी तो विलन्स बैठे हैं जो देखने ही नहीं देंगे उसको। मैं आंखें बंद करके किसी को कैसे पकड़ूं, और वो भी जो बहुत दूर है। सो यहाँ पर नीचे आते आते इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती है, नीचे आते आते साइज इंक्रीजेस तो डिक्रीज कर जाती है। जैसे ही आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करती है ये भी डिक्रीज करती है, मतलब ये नेगेटिव बहुत ज़्यादा है बट लेस नेगेटिव होती जाती है नीचे आते आते। ठीक है, अक्रॉस दी, अच्छा ये अक्रॉस दी ग्रुप बताया मैंने, ये अक्रॉस दी ग्रुप बता दिया। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी अक्रॉस दी पीरियड फिर। ठीक है, अब अक्रॉस दी पीरियड क्या होगा, ये इंक्रीज करती है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करती है। क्यों, देखो फिर से लिखना पड़ेगा वही सब, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब जिनको ये चीज़ पहले समझ नहीं आई थी उनको ये लाइन भी अब याद हो जाएगी लिख लिख कर इतनी बार देख कर, और ये भी याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन सेम ही शेल में ऐड हो रहे हैं, 2p2, 2p3, 2p4, 2p6। यहाँ पर यू ऑलरेडी नो दिस इज 5 + 6 + 7 + 8 + 9। तो न्यूक्लियस का ग्रिप बहुत ही स्ट्रांग है, न्यूक्लियस के जो ग्रिप है इलेक्ट्रॉन पे वो बहुत ही स्ट्रांग है। सो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन पास आता है वो खींच लेगा अपनी तरफ, वो खींच लेगा। सो एनर्जी तो ग्रुप में पीरियड में आते आते इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है इट इंक्रीजेज इन अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट जाते जाते ये इंक्रीज करती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। जैसे ही वो इंक्रीज करता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी और स्ट्रॉन्ग कि आ जाओ आई कैन हैंडल, आ जाओ आई कैन हैंडल, वो चीज़ हो रही है। सो ये इजी हो जाता है इन पीरियड, बट ग्रुप में दूर होता जाता है तो इतनी स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन देते हैं, देखो अ बेबी इज ऑल्सो थिंकिंग लाइक यू पीपल, अमंग हेलोजेंस करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का। अब यहाँ पर मुझे पता है आप लोग क्या आंसर दोगे, चलो यहाँ पर अज्यूम कर लो कि क्या होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप की बात करी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक घर को अज्यूम करो, नीचे आते आते आपको पता है ऐसे ही सीक्वेंस आएगा। अब एक घर को अज्यूम करो, उस घर में सिर्फ 3 ही कमरे हैं, 3 BHK घर में है शादी, 20 लोग आ गए, क्या 3 रूम में 20 लोग मिलकर बैठ सकते और वो भी कजन्स हैं, और वो भी कजन जो जिनकी बनती नहीं है, तो 20 लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी। सेम चीज़ हो रही है फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन की वैलेंस शेल में ये में पी में ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुके हैं, है ना। अब यहाँ पर इसकी कन्फिग्रेशन क्या थी, 1s2 2s2 2p5। अब क्या हो चुकी है F नेगेटिव में 1s2 2s2 2p6। इसका साइज तो पहले ही छोटा है, इसका साइज तो पहले ही छोटा है, तो जब साइज छोटा है तो जब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो पहले ही जगह कम है, 3 रूम में 20 लोग कैसे रहोगे। सो इनके बीच में हो जाती हैं लड़ाइयाँ शुरू, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शुरू हो जाती है। सो इसकी वजह से इसकी इंथैल्पी फिर कम हो जाती है कि न्यूक्लियस बोलता है नहीं भाई, अगर एक फालतू बंदा लाने से मेरे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं मुझे नहीं चाहिए, चाहिए मतलब बट इतना भी नहीं चाहिए। बट क्लोरीन के केस में क्या हो जाता है, क्लोरीन के केस में एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाती है, 20 लोग आ रहे हैं, क्लोरीन बोल रहा है ठीक है आई कैन हैंडल, मेरे घर में एक एक्स्ट्रा रूम पड़ा है, गेस्ट रूम है, उसमें सेटल हो सकते हो, तो क्लोरीन के पास जगह है। सो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गॉन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा है। सो कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें फ्लोरीन की ज़्यादा है, यहाँ पर कोई ऐसी ऑप्शन है तो ऑप्शन पता है क्या होनी चाहिए, इन्होंने किस ऑर्डर में पूछा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो सबसे ज़्यादा रिलीज किस केस में होगी, क्लोरीन में, फिर फ्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में। तो ऐसा कौन सा सीक्वेंस है, सी। सो सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। सो ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये एक्सेप्शनल केस जब मैंने ये सब एक्सप्लेन करा तब नहीं बताया, बट आई होप दिस पार्ट इज क्लियर नाउ।
इसके बाद आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मुझे, मेरे पास सोचो, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मेरे दोस्त के पास है और मैं उसे छीन लूँ, या आपने किसी ऐसे इंसान से कोई चीज़ छीनी है जिसको ज़रूरत थी उस चीज़ की, या आपने किसी से कुछ छीना ही है, तो एक नेगेटिविटी आती है। ये आ रही है नॉन मेटल्स को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स को आती है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, बट नेगेटिविटी आ गई, सो दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। सपोज हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, तो क्लोरीन की टेंडेंसी पता क्या होती है कि शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, बट मैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लूँ, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी कि मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, और मतलब पैसा आ गया फिर भी और चाहिए और चाहिए, ग्रीडी काइंड ऑफ थिंग्स। तो नॉन मेटल्स की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मेटल्स क्या करती हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, ये वो हैं जो देते हैं। आपके पास अगर आपका बर्थडे है, कुछ फंक्शन आ गया, आप किसी को डोनेशन कर रहे हो या किसी की वैसे ही नीडी की हेल्प कर रहे हो, पॉजिटिव फील करोगे। when they are losing an electron they feel happy, they are getting positive charge. So metals are electropositive and non metals are electronegative. नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, याद रखना है। और periodic टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। तो एक ट्रिक है, फोन करके याद रखना है, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नियॉन, फोन करके याद रखो, दीज आर दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन दी periodic टेबल। इसको मेजर करने की कोई स्केल नहीं है, इसको मेजर करने की कोई स्केल नहीं है। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह में क्या है, वहाँ पर तो किलो जूल पर मोल में बता दिया, इसको नहीं मेजर कर सकते। फिर भी पॉलिंग स्केल एक आती है, वहाँ पर उन्होंने इमेजिनरी नंबर दे दिया फ्लोरीन को कि इसका 4 है, तो उसके विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यूज इसकी निकाल ली जाती। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अब इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन के केस में। फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज, क्योंकि ये क्या है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, मतलब जितना न्यूक्लियस पे स्ट्रॉन्ग चार्ज रहेगा उतना ही वो अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट जब ग्रुप में आते आते क्या हो रहा है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, नीचे आते आते, फिर से वही दिखा देती हूँ, नीचे बाहर है ये, नीचे आते आते ये शेल्स इतनी बढ़ गई हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड बनाया है, तो क्या ये अट्रैक्ट कर पाएगा, अपने तो हैंडल कर ले पहले वो। सो नीचे आते आते ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। बट ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। क्यों, कन्फिग्रेशन लिखिए। देखो होना क्या चाहिए था, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ऐसे जाते जाते इलेक्ट्रो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या हो रहा है, होना क्या चाहिए था, दिस थिंग, कि इसकी हाई हो, बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर उल्टा क्यों हो रहा है, लेट्स सी। नाइट्रोजन का नंबर है 7, 1s2 2s2 2p3, तो क्या अरेंजमेंट है, ऐसे है। एंड ऑक्सीजन में क्या है 8, तो क्या होगा 2p4, कौन स्टेबल है, हाफ फिल्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल है, तो जो हाफ फिल्ड है वो नहीं अपनी स्टेबिलिटी खराब करने देगा। सो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना इज डिफिकल्ट, बट ऑक्सीजन से निकालना इज ईजी, क्योंकि उसको चाहिए वो स्टेबिलिटी। सो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है नाइट्रोजन से। ठीक है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड का कंसेप्ट अप्लाई होता रहेगा। Would you expect the second electron gain enthalpy of oxygen as positive, negative or less negative than first? ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन एक गेन करा, तो इसके ऊपर चार्ज आया O नेगेटिव, डेफिनेटली इट इज नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है। बट अभी एक नेगेटिव में मुझे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इसको 2 नेगेटिव बनाना है। इन्होंने बोला है वुड यू एक्सपेक्ट, पूछा नहीं है कि क्या है, एक्सपेक्ट आप क्या सोचते हो। अब ऑक्सीजन में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्या है, ये काटा हुआ है, एक ऐड हो चुका है। अब उसकी वैलेंस शेल में 1s2 2s2 2p4 से 5 हो चुके हैं।
अब यहाँ पर इसको चाहे 6 होना है, इसको नोबल गैस अचीव करनी है, बट साइज छोटा है ऑक्सीजन का, 8 ही इलेक्ट्रॉन 8 ही प्रोटॉन थे। अब 8 प्रोटॉन्स को मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना है ज्यादा, तो इनके बीच में रिपल्शन, ये ऑलरेडी एक अनायन है, अनायन में रिपल्शन होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसकी तरफ ये ऑलरेडी गुस्से में है, तो ये मैं खुद गुस्से में हूँ और मेरी तरफ एक इंसान आ रहा है वो भी बहुत गुस्से में है, तो लड़ाई होगी। तो यहाँ पर ऐसा सीन है, तो यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी है वो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव। इसको याद कैसे रखना है, ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी, ठीक है। सो ये ऐसे ट्रेंड्स फॉलो कर रही है, ठीक है, इसको भी याद रखना है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बता दिया है मैंने, इंक्रीज कर रही है लेफ्ट टू राइट, बट ग्रुप में क्या करेगी, ये डिक्रीज करेगी। एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। ये क्वेश्चन मैंने करवाया ना, एक्सप्लेन करवाया था, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस ऑन फ्लोरीन एंड स्मॉल साइज, छोटा साइज होने की वजह से उसमें लड़ाइयाँ होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शंस होती हैं, इसीलिए उसकी एंथैल्पी जो है वो कम हो जाती है क्लोरीन से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये से आने के चांसेस हैं क्वेश्चंस। तो अब बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, जिसको हम वैलेंसी भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मैं लिख देती हूँ साथ में वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है या ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमें दिखाती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम एक्सचेंज कर रहा है या वो गेन कर रहा है चाहे वो लूज कर रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी। और इसका ट्रेंड तो सबसे इजी है, क्योंकि ग्रुप्स में क्या हो रहा है, गेस करो, लिथियम की वैलेंसी क्या है, लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये पूछ रही हूँ मैं। तो इतनी बड़ी लाइन बोलने से अच्छा है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मैं ये बोल दूं कि उसकी वैलेंसी क्या है या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दैट इज 1। लिथियम पॉजिटिव बनाता है, सो 1। सोडियम का सीन क्या है, सोडियम भी सेम ही चीज करता है, +1 तो +1। नोटिस कर रहे हो, पोटाशियम KCl +1, CaCl ऑलवेज +1। तो ग्रुप, अगर किसी एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा है ना, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या वैलेंसी है वो सेम रहती है, इसीलिए उनको ग्रुप में रखा है। नोबल गैसेस की वैलेंसी क्या है, सबकी 0। हैलोजन सबकी वैलेंसी क्या है, 1, बट -1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे रहती है, ऑक्सीजन की है -2, तो वो -2 कैसे रहता है, देखो 1s2 2s2 2p4, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, इसकी वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 8 करने हैं, सो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगी ये ऑक्सीजन, 2, तो कितनी वैलेंसी आई, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई, 2 आएगी। ग्रुप में आते आते सेम, बट जब पीरियड में जाते हो, पीरियड में जाते जाते ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या करती है, जैसे सोडियम या लिथियम की, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, लिथियम की रहती है +1, बेरिलियम की +2, बोरोन एंड कार्बन की देखिए, बोरोन की रहती है +3 आ जाएगी यहाँ पर। अच्छा वैलेंसी लिखते हैं, प्लस माइनस छोड़ देते हैं हम। एक चीज बता दूं, वैलेंसी में कभी भी चार्ज नहीं आएगा, ठीक है, तो उसको लिख रही हूँ 1, इसका 2, इसका 3। कार्बन का 4 रहता है, क्योंकि कार्बन को हम +4 -4 नहीं लिखते, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। कार्बन करता है कोवलेंट बॉन्डिंग, तो इसकी वैलेंसी 4 रहती है कि 4 के साथ ही शेयर करता है। देखो कार्बन के केस में क्या रहता है, इसकी वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, इसको 8 करने हैं, या तो ये 4 गेन करे या ये 4 लूज करे, तो ना ही 4 ले सकता है ना ही 4 दे सकता है, बहुत महंगा सौदा पड़ता है, तो ये क्या करता है फिर शेयर कर लेता है। तो यहाँ इसकी 4 है, बट नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, इसकी 1, आगे नियॉन की 0। सो क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज, सो इन अ पीरियड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पहले इंक्रीज देन डिक्रीज, तो ये ट्रेंड आता है इसका। अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो कोवेलेंसी ग्रेटर देन 4। हाँ, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनकी ग्रेटर हो जाती है, कैसे, जिनका जैसे साइज बड़ा है, बेरिलियम तो छोटा है 1s2 2s2, ये तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है।
अगर मैंने एक्स्ट्रा 2 ही निकालने की कोशिश करी तो होगा क्या, वहां पर इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 0 हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये नहीं हो सकता। बोरोन के केस में भी सेम, A1S1 बचेगा, नहीं कर सकता। फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये दोनों, ये मल्टीपल चॉइस है जिसमें 2 ऑप्शन सही होंगी, तो ये दोनों ऐसे हैं, जैसे फॉस्फोरस का नंबर है 15 एंड सल्फर क्या क्या है 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब यहाँ पर 3p आएगा नेक्स्ट, तो ये है नाइट्रोजन फैमिली से 3p3। अब 3sp3 4s2 4d, अब यहाँ पर 3d की पॉसिबिलिटी आ जाती है कि 3d भी आ जाए, तो ये एक्सपैंड कर लेते हैं अपनी ऑर्बिटल्स को। देखो 1d 2d एग्जिस्ट नहीं करते, 3d एग्जिस्ट करता है। तो छोटे एलिमेंट्स जो हैं, जो ये वाले नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं कर सकते क्योंकि साइज छोटा है। न्यूक्लियस को इतना देखो, न्यूक्लियस अगर इधर है, S इधर है, P इधर है, D इधर है, तो इतना दूर जंप नहीं पॉसिबल। बट जब P3P आ गया, 3P 3D के क्लोज है, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, तो ये एक्सचेंज पॉसिबल है कि हाँ 3D अवेलेबल है, तो वो P एंड S में अवेलेबल है। ठीक है, सो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट का। नेक्स्ट इज वेलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो कि लास्ट शेल में पड़े हों। जो इलेक्ट्रॉन अभी तक एक्सचेंज की बात हो रही है ना, चाहे आयनिक रेडियस में हुई, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, सब में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे, अभी वैलेंसी में भी करा हमने। सो जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, सो इस चीज को रखना, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी आउटर मोस्ट शेल। तो वैलेंस वर्ड से वैलेंसी आया है, वैलेंसी एंड वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर डिपेंड करता है वैलेंसी क्या होगी, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेंड्स मैंने बता दिए इसके आपको कि क्या ट्रेंड्स रहेंगे, यहाँ पर गिवन भी है। अब ये आता है एक अनदर टॉपिक, अनॉमलस बिहेवियर। अब इनॉमलस वर्ड आ जाता है टोटली न्यू फॉर द स्टूडेंट्स जो अभी अभी 11th में हुए हैं। अनॉमलस बिहेवियर बताता है टोटली डिफरेंट बिहेवियर बाकी एलिमेंट से, या एक अलग ही तरह का रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप भी कहते हैं इसको, डायगोनल, जैसे ऐसे जा रहा है। तो ऑब्जर्वेशन ये रही है कि जो ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट है वो ग्रुप 2 के दूसरे एलिमेंट के साथ, ग्रुप 2 का पहला एलिमेंट ग्रुप 13 के अगले एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज शेयर कर रहा है। जैसे उनकी कैसी बॉन्डिंग होगी, कैसे वो कंपाउंड बनाएंगे, कैसा उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, रेडियस क्या रहेगा, उस चीज पे। तो इनका डायगोनल रिलेशनशिप क्यों रहता है, बिकॉज लिथियम का साइज है छोटा, इधर जाते जाते साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज, नीचे आते आते साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। बट जब इधर गए और ये इधर आए, नीचे आए साइज इंक्रीज, बट इधर गए साइज डिक्रीज, तो इनका सिमिलर सा हो जाता है। सेम विद दिस, इधर गए तो डिक्रीज करना चाहिए था, बट नीचे आए तो इंक्रीज, तो जितना डिक्रीज इंक्रीज हुआ उतना ही रह गया, सो इनका सेम रह जाता है। सो दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप। इसका रीजन यही है कि इनके साइजेस सेम हो जाते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स की वजह से, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर दिखती हैं। ओके, ये यही एलिमेंट शो करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड। अब आती है इनके केमिकल रिएक्टिविटीज की बात। केमिकल रिएक्टिविटीज में देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ, इस चीज़ को समझने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी हैं, बेसिक नेचर, मेटेलिक नेचर, नॉन मेटेलिक नेचर, एसिडिक नेचर, ये सारी प्रॉपर्टीज मैं एक के साथ एक्सप्लेन करूंगी। कैसे, इस साइड है मेटल्स, इस साइड है नॉन मेटल्स, इस साइड जाते जाते नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, इस साइड आते आते मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो पीरियड के अलॉन्ग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर इसके साथ ही इंक्रीज करता है। ये आप 10th क्लास में पढ़ते हो मेटल्स के साथ रिलेशन, नॉन मेटल हमेशा एसिडिक। बट जैसे जैसे नीचे जाते हो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ये देखो नीचे आते आते मेटेलिक कैरेक्टर, उस चीज़ को भी याद रखना, ये मेटेलिक कैरेक्टर है। अच्छा, मेटेलिक कैरेक्टर नीचे आते आते सोचो क्या होगा, लिथियम एक बहुत ही अच्छी मेटल है, ये लूज करेगी इलेक्ट्रॉन, है ना, लूज करने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके केस में, तो ये लूज करेगी। बट नीचे आते आते फ्रेंशियम सीजियम तक भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है। तो जैसे ही आप नीचे मूव कर रहे हो पीरियोडिक टेबल में, सो क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, यहाँ पर मूव करना इजी है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा है,
तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है, बीच में तो शील्डिंग हो गई, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना कितना इजी हो गया। और मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। तो यहाँ नीचे आते आते मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, बेसिक नेचर भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो ये है केमिकल रिएक्टिविटी की बात, और कुछ नहीं याद करना। अनदर थिंग दैट आई विल टेल यू, इधर जो लिथियम है, सोडियम, ये फर्स्ट ग्रुप है, और ये जो 17 ग्रुप है ये बहुत एक्सट्रीम रहते हैं, ये इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो कोई भी रिएक्टिविटी सीरीज देख लो, या आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखना आगे जाकर, ये हमेशा टॉप या बॉटम पे रहेंगे, एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे। ये जो मिडल में है ये मिडल में ही रहेंगे। ये एक्सट्रीम क्यों है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए। तो इसको है कि जल्दी से ही एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए मैं खुश हो जाऊं, इसको है एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए मैं खुश हो जाऊं। तो ये हमेशा रेडी रहते हैं। सो इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सो ऐसे ही ट्रेंड्स को याद रखना है। देखो अभी सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्टिविटी हाई एट द एक्सट्रीम, ओके, एंड लोएस्ट इन द सेंटर, ये मेन एक चीज है यहाँ पर। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेस। ये पीरियड्स की बात हो रही है नॉर्मली, है ना। ओके, सो अब यहाँ पर जो अभी तक हमने करा उनमें से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि देखें कि कितना आ गया है हमें समझ में। सो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन। बोरोन, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऐसे हैं। तो पूछा है कि विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, ऑब्वियसली कार्बन, क्योंकि नीचे आते आते तो डिक्रीज कर जाती है, साइज बड़ा हो गया तो निकालना इजी है। बोरोन, कार्बन का साइज क्या है, छोटा साइज है, क्योंकि पीरियड में मूव करे तो सबसे छोटा साइज इसका है। सो यहाँ पर आएगा कार्बन। विच एलिमेंट हैज द मोस्ट मेटेलिक करेक्टर, इधर जाते जाते मेटेलिक करेक्टर क्या करता है, डिक्रीज, नीचे आते आते इंक्रीज, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा इसका। सो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एंड कार्बन। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट शोज द नॉर्मलेस बिहेवियर, इलस्ट्रेट करिए एग्जांपल के साथ। सो लिथियम शो कर रहा था मैग्नीशियम के साथ, एंड बेरिलियम शो कर रहा था एल्यूमिनियम के साथ। ये दो एग्जाम्पल्स हैं। तो इनके साथ आपको एक्सप्लेन करना है कि इनके एटॉमिक रेडियस जो है वो सिमिलर दिखते हैं। इसकी वजह से इनकी जैसे बॉन्डिंग करने का बिहेवियर और इनकी अदर केमिकल प्रॉपर्टीज दे शो सिमिलर बिहेवियर। रीजन, एटॉमिक साइज सेम है। इसका रीजन पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, तो बस इतना सा बताना है। बट हाँ, जब आपके ये सिलेबस में या एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बट लॉजिक यही है। तो इसके साथ हमारा ये वन शॉट वीडियो फुल पीरियोडिक टेबल चैप्टर खत्म होता है, विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि पूरा चैप्टर एक स्टोरी की तरह है। एक लैडर चढ़ रहे हो, मूव कर रहे हो, नीचे लेफ्ट साइड जा रहे हो, हर जगह पे चीज़ें चेंज हो रही हैं और उनके रीजंस पता चलते हैं। सो हमने दो चीज़ें कवर करी हैं मेन। फर्स्ट हमने कवर करी हिस्ट्री, कि किस किस ने डॉबनियर से स्टार्ट करा, न्यूलैंड ने दिया, फिर मेंडली फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल पे आया, लास्ट में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मान लिया। उसके बाद आती है हमारी पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात, कि कौन कौन से पीरियोडिक ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स फॉलो करने के लिए हमने एटॉमिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस की बात करी। रेडियस समझ आ गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब समझ आ जाएंगी। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, देन लास्ट में केमिकल एक्टिविटी, ये सब टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। तो इसके साथ ही ये वन शॉट वीडियो खत्म होती है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा और मज़ा भी आया होगा। इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनकी ज़रूरत है, एंड मैं इसके नोट शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं अपना नया चैप्टर का वन शॉट, जो वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।